सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली जो सबसे बड़ा काम होता है वो प्लानिंग का होता है। प्लानिंग का पोर्शन आपको जैसा याद होगा, मैंने आपको बताया था जी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो फेजेस होती हैं या जो लाइफ साइकिल होते हैं, उसमें सबसे पहला आपका होता है इनिशिएट करना। उसके बाद आप प्लानिंग में जाते हैं, फिर आप एग्जीक्यूशन में जाते हैं, देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड देन क्लोजिंग। इनमें जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो जब सबसे बड़ा पोर्शन आता है वो प्लानिंग का ही आता है। अभी तक हमने जितना भी पोर्शंस पढ़ा जिसमें हमने इंटीग्रेट किया, प्रोजेक्ट चार्टर था और बाकी जितनी भी चीजें थी, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर था, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आई। तो ये सारी की सारी चीजें तकरीबन मिल मिला के सारी प्लानिंग में ही चली जाती हैं। अ, आज से जो फर्दर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। ऑल्दो के प्लानिंग के अंदर शेड्यूलिंग का जरा थोड़ा सा एक अलग से हिस्सा होता है, लेकिन अगर हम इसको ब्रॉड सेंस में देखें तो अभी भी ये प्लानिंग का ही हिस्सा चल रहा है। प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग करना है, ठीक है। हमारे पास जब हम प्रोजेक्ट को शुरू करना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वी हैव ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि जी हमें तीन चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर हमने रहते रहते काम करना है। नंबर एक होता है जी आपके पास टाइम, ठीक है, जो अक्सर केसेस में, समटाइम ऐसा होता है कि टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होती, बट अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि टाइम की एक कंस्ट्रेंट लगाई जाती है कि जी आपने ये प्रोजेक्ट साल में, 2 साल में, 5 साल में करना है, ठीक है। जैसे इंक्लूडिंग वही चीज है कि अगर आप डैम भी बना रहे हैं, इफ यू हैव स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट, तो आपने उसको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, उसमें करना करना होता है, अदरवाइज उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है, ठीक है। जैसे आपने कालाबाग डैम या भाषा डैम का अक्सर सुना होगा कि अगर वो अर्ली दिस सेंचुरी या 90s में बनते तो उनकी कॉस्ट कुछ और होती, आज वो कॉस्ट कहीं की कहीं पहुंच चुकी है। सिमिलरली दूसरी चीज होती है जी कॉस्ट की, कि आप जो प्रोजेक्ट की फंडिंग आ रही है वो हमेशा एक कंस्ट्रेन होती है, वो एक लिमिटेड फंडिंग होती है, ठीक है। तो दो दो दूसरी चीज ये देखनी होती है। तीसरी जो चीज होती है वो क्वालिटी की कंस्ट्रेंट होती है। वैसे कंस्ट्रेंट में आपका स्कोप भी आ जाता है, लेकिन बहरहाल फिलहाल हम क्वालिटी को ही देखते हैं। क्वालिटी में ये होता है कि आपने जो काम कर रहे हैं उसको एक रिक्वायर्ड क्वालिटी के पैरामीटर्स पूरे करके बनाने हैं, ठीक है। अब वो क्वालिटी के पैरामीटर्स में एक मल्टीपल डायमेंशंस अलग खुल जाते हैं कि क्वालिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, लेकिन खैर एक जनरल टर्म में हम उसको क्वालिटी की ही अभी फिलहाल डिफाइन करते हैं और उसको आगे चलते हैं, क्योंकि वो एक अलग से एक नया एरिया शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको स्कोप की कंस्ट्रेन कहना तो नहीं चाहिए मुकम्मल तौर पे, बट फिर भी स्कोप की कंस्ट्रेन होती है कि जितना आपको काम दिया गया, ना तो आपने उससे ज्यादा जाना है, ना ही आपने उससे कम जाना है। तो ये सब की सब कंस्ट्रेंट होती हैं। इनमें आपके पास शेड्यूलिंग यानी टाइम वाला जो पोर्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको लेकर ही अगले लेक्चर्स को चलेंगे कि ये जो टाइम वाला पोर्शन है या जो शेड्यूलिंग वाला पोर्शन है, इसको हमने कैसे चलाना है। डिटेल में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी बेसिक्स हल्का हल्का सा बता दूं, ताकि आपको थोड़ा सा इसके ओरिजिन्स का पता हो। इसके बाद मैंने इसको बड़े स्मूथ और आरामदेह अंदाज में चलाना है, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाए। मैंने इस जो ये प्रेजेंटेशन है इसमें स्लाइड्स बड़ी सिलेक्टेड किस्म की डिफरेंट जगहों से, ये एक स्लाइड नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स। मुझे जहां से जो चीज आसान लगी और जो प्रैक्टिस के लिए बेहतर लगी वो मैंने इसमें डाल दी। तो जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, डेफिनेटली आपको असाइनमेंट भी इसके ऊपर मिलेगी, और वो चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप आसानी से इसको लर्न करेंगे, एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हट के भी ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा आपके फ्यूचर में, एंड मे बी नियर फ्यूचर में। तो इंट्रोडक्शन इसका ये है कि जी शेड्यूल जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं एक्शन प्लान इनटू ऑपरेटिंग टाइम टेबल। आपने एक्शन प्लान तो बना लिए, अच्छा, इसमें जो सबसे एक बड़ी बेसिक चीज ने यूज होना है वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ने यूज होना है, जो हमने लास्ट या उससे लास्ट लेक्चर में सीख लिया था कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है तमाम प्रोजेक्ट को छोटी छोटे से पहले वर्क पैकेज में डिवाइड करना,
और फिर वर्क पैकेज को मज़ीद डिवाइड करना है एक्टिविटीज़ में। कुछ एक्टिविटीज़ मिलके एक वर्क पैकेज बनाती हैं, वर्क पैकेज एक डिलिवरेबल होता है और फिर कुछ वर्क पैकेजेस मिलके ओवरऑल करते-करते एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स मिलके एक प्रोग्राम बनाते हैं और फिर प्रोग्राम्स मिलके एक पोर्टफोलियो बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिक सी थी जो हम पहले काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। बट अगेन वही चीज़ है कि जितना भी आपका एक्शन प्लान है, जब तक आप उसको टाइम टेबल में लेके नहीं आएँगे, एक बड़ा मशहूर सा सॉफ्टवेयर एक्सेल के ऊपर हम एक टेक्नीक यूज़ करते हैं गैंट चार्ट की। आप में से अक्सर लोग उससे फ़ैमिलियर होंगे, अगर नहीं हैं तो आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा। गैंट चार्ट में बेसिकली आप अपनी एक्टिविटीज़ को टाइम के हिसाब से प्लॉट करते हैं। यानी आप एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे आप अपनी एक्टिविटीज़ को ले लेते हैं। तो आप टाइम के हिसाब से कि यार ये मेरी पहली एक्टिविटी है, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो हम गैंट चार्ट वगैरह वैसे सिंपल होता है, आपको वैसे भी बनाना आना चाहिए। यू कैन ड्रॉ इट ऑन एक्सेल एंड मैनी अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है? अगर आप प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट यूज़ करें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है अगर आपके पास इंस्टॉल है तो, ठीक है? अगर नहीं है तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, उसका लिंक मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अगर आप उसके ऊपर ड्रा कर लें तो वो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि वो स्पेसिफिकली उसके पर्पज़ के लिए ही बनाया जाता है, वो एक बार से बन जाते हैं, ठीक है? मेरे पास अगर कहीं आगे पीछे एग्ज़ाम्पल्स हुई तो मैं आपको दिखाऊँगा अभी, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल हमारा वो अभी वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं उस पॉइंट तक। तो बेसिस फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट डेफिनिटली जब तक आपको टाइम का नहीं पता होगा, आप मॉनिटर या कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको ये पता होगा कि जी 6 महीने में हमने इतनी एक्टिविटीज़ करनी थी 70%, तो अगर हमने इतनी की हैं या नहीं की हैं, तो उसी के हिसाब से ही आप उसको मॉनिटर और कंट्रोल करेंगे। तो शेड्यूलिंग मोर इम्पोर्टेंट इन प्रोजेक्ट्स देन इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की निस्बत प्रोजेक्ट्स में शेड्यूलिंग कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हमने पहले प्रोजेक्ट को डिफाइन किया है कि ये यूनिक नेचर का होता है। प्रोडक्शन तो वो होती है जो डेली रूटीन में हो रही होती है। प्रोजेक्ट ने एक ही दफ़ा होना होता है। तो समटाइम्स कस्टमर स्पेसिफाइड अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट, जब कस्टमर आपको काम देता है तो वो पहले से टाइम फ्रेम को डिफाइन कर देता है। जैसे अगर किसी ने कोई हाउस अपना या कोई इस तरह से कोई कंस्ट्रक्शन करानी है किसी प्लाज़ा की, तो वो पहले से टाइम को डिफाइन कर देता है। एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, दिस इज़ बेस्ड ऑन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है? ये जो टर्म है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होगा तो आप शेड्यूलिंग करेंगे। नेटवर्क 2 किस्म के ड्रा होते हैं, ठीक है? ऑल्दो कि इनके दरमियान बहुत ज़्यादा अब जब हम इनको पढ़ेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस कोई नहीं आना, मिलता-जुलता ही होना है, लेकिन बहरहाल आपको थोड़ा-सा बेसिक्स का पता हो। एक को हम कहते हैं PERT और दूसरे को हम कहते हैं CPM। मुझे याद है जब मैं इंटरव्यूज़ देने जाता होता था अपनी ग्रेजुएशन के पूरी बात अर्ली जॉब्स में, तो तकरीबन जो मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे उसमें से 50-60% में ये सवाल पूछा गया था कि व्हाट इज़ PERT एंड CPM? सो दीज़ आर द नेटवर्क टेक्निक्स इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। आप जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग के अंदर शेड्यूलिंग करते हैं, टाइम की शेड्यूलिंग करते हैं, उनमें ये 2 नेटवर्क की टेक्निक्स होती हैं। अगेन वही बात है कि जो लोग इसमें थोड़ा-सा गो थ्रू करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता है कि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जो इंडस्ट्री में एक आम-सा बंदा बैठा है जिसने क्वेश्चन ही पूछना है बस आपको इवैल्यूएट करने के लिए, वो शायद उतनी चीज़ें नहीं जानता, तो वो फिर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि जी आप बताएँ हमें इनमें डिफरेंस क्या है? तो जो PERT होता है दैट इज़ द एब्रिविएशन ऑफ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये आपको याद होना चाहिए। दिस इज़ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और जो CPM होता है दैट इज़ अ क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये 2 चीज़ें तो इनकी एब्रिविएशन है, ठीक है? अच्छा, मैंने यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट में एक के साथ लिख दिया है AOA और दूसरे के साथ लिख दिया है AON। ये मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसकी क्या वजह है और ये स्ट्रक्चर में फ़र्क कैसे पड़ता है। तो ये जो है PERT ये डेवलप्ड बाय यूएस नेवी, ठीक है? विद बूज़ ये यूएस नेवी ने डेवलप किया था अपना कोई प्रोजेक्ट मिसाइल वगैरह से रिलेटेड, हैमिल्टन लॉकहीड ऑन द पोलरिस मिसाइल सबमरीन प्रोग्राम 1958 में, ठीक है? ये थोड़ा-सा इसकी बैकग्राउंड है कि इन्होंने डेवलप किया था। और CPM जो है वो EI डिपोट फॉर केमिकल प्लांट शटडाउन प्रोजेक्ट अबाउट सेम टाइम एज़ PERT। अच्छा, ये तकरीबन PERT जब हुआ था उसी वक़्त CPM भी जो है इसको भी डिस्कवर किया गया था और ये किसी केमिकल प्लांट पे शटडाउन की एक्टिविटीज़। शटडाउन जो होता है वो ये होता है कि आपके जितने भी प्लांट्स होते हैं, चाहे वो केमिकल प्लांट्स हों जो कि मोस्टली केमिकल होते हैं या आपके पावर प्लांट्स हों,
ठीक है। केमिकल प्लांट्स वो होते हैं जो किसी भी किस्म का केमिकल बना रहे होते हैं, लाइक आपके सोडियम क्लोराइड या इस तरह के कुछ डिफरेंट किस्म के केमिकल आपने देखे होंगे। हमारे मुल्क में भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो केमिकल के प्लांट्स, डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल हो गई या इस तरह की आईसीआई हो गई। आईसीआई का प्लांट खेड़ा में लगा हुआ है जो केमिकल्स वगैरह बनाते हैं। तो इन ये जितने भी प्लांट्स होते हैं बेसिकली शट डाउन का मतलब ये होता है कि साल या 2 साल या जो भी उन्होंने पीरियड डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर इसको 1 या 1.5 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। बंद करके सारा प्लांट ओपन कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, और हर चीज को क्रिटिकली एग्जामिन किया जाता है, मेंटेनेंस की जाती है, और देखा जाता है कि कोई पार्ट जो है वो रिप्लेस होने वाला है उसको रिप्लेस कर दिया। इवन कि अगर कोई रिप्लेस नहीं भी होने वाला और उसकी लाइफ पूरी हो चुकी है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। या अगर किसी का पता है कि ये मजीद 1 साल नहीं निकालेगा, ये सब प्रिडिक्शन होती हैं और प्रिडिक्शन काफी अच्छी होती हैं। तो वो सब कुछ करके एक दफा 1 महीना लगा के प्लांट को फिर दोबारा क्लोज यानी कि दोबारा चला दिया जाता है। ऐसा अमूमन तब किया जाता है जैसे पावर प्लांट्स हैं। हमारे मुल्क में गर्मियों में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन सर्दियों में वही कंजम्पशन कम हो जाती है। तो जब सर्दियाँ आती हैं तो आमतौर पे पावर प्लांट्स के जो है वो सब्सिक्वेंटली बारी-बारी इनके शट डाउन किए जाते हैं। इसी तरह से और भी डिफरेंट सीज़नल इफेक्ट्स के हिसाब से अपने हिसाब से कंपनीज़ देख लेती हैं और वो शट डाउन करती हैं। शट डाउन एक बड़ा रिवार्डिंग एक्सपीरियंस होता है फॉर इंजीनियर्स, मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली इफ यू हैव टू लर्न द थिंग्स। तो अगर आप शटडाउन के दौरान विजिट करें, सारी मशीनरी खुली पड़ी होती है, सारा प्लांट ओपन होता है, तो वहाँ पे आपके सीखने को बहुत कुछ होता है फॉर योर इंटर्नशिप। सो बोथ यूज सेम कैलकुलेशंस, ऑलमोस्ट सिमिलर, दोनों की कैलकुलेशन सेम है। अब ये जो चीजें हैं ना, ये लाइनें जो लिखी हैं, ये शायद मैं आपको अभी नहीं समझा पाऊंगा। जब मैं आपको करवाऊंगा, जब मैं आपको ये बताऊंगा नेटवर्क का, तो उस वक्त आप ज्यादा बेहतर इन चीजों को ग्रैब कर सकेंगे। मेन डिफरेंस इज प्रोबेबिलिस्टिक एंड डिटर्मिनिस्टिक इन टाइम एस्टिमेशन, राइट। इन बातों का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ, बट अगेन ये टेक्निक आपको तभी समझ आएंगी जब आप करके देखेंगे। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब होता है अंदाजा, और डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है वो चीज जो आप कंफर्म कर देते हैं। डिटर्मिनिस्टिक होती है, प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबल से निकला है, गालबन इसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है, यानी जिसमें आप एस्टिमेशन कर रहे होते हैं चीजों की। डिटर्मिनेशन जो होती है वो आपको कंफर्म होते हैं टाइम के हिसाब से। तो मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, वो ये थी कि फॉर एग्जांपल इफ यू लीव द केएस के कैंपस एंड यू हैव टू क्रॉस द रिवर रावी ब्रिज, सो वन वे इज दैट यू मे इट मे टेक यू हाफ आवर, यानी आपको आधा घंटा लग सकता है, ठीक है, वहां से वहां तक। अब ये सारी की सारी प्रोबेबल किस्म की टेक्निक है, यानी कि हमने एक अंदाजा लगाया। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था एक टेक्निक ये होती है कि आप हर तरफ को देखते हैं। आप ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक दो वर्ड्स यूज होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक में आप कहते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो सब कुछ अच्छा अच्छा से मुराद है जी फाटक खुला हुआ है, रश नहीं है, शादरे चौक पे आपकी ट्रैफिक नहीं फंसी, ठीक है, और आप जल्दी निकल गए, और रावी पुल पे जब आप चढ़े तो वहां पे भी आप आसानी से चढ़ गए, तो दिस इज ऑप्टिमिस्टिक। अगर ऑप्टिमिस्टिक हो तो हो सकता है आप 20 मिनट में कर जाएं। दूसरा है जी पैसिमिस्टिक, जिसमें सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है, फाटक भी बंद है, आपको शादरे में फंस भी गए, आपको आगे ट्रैफिक भी ब्लॉक मिली, आप रावी पुल पे भी प्रॉब्लम में आए, ठीक है, तो ये सब कुछ करके आपने कहा यार कि ये टाइम तो 45 मिनट्स पे जाएगा। और एक होता है मोस्ट लाइकली, जो इनके मिड में कहीं रख लिया जाता है, ठीक है, तो फिर हम इन सब को मिक्सचर करके एक टाइम अंदाजन एक टाइम की एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी ज्यादा डिटर्मिनिस्टिक टाइम हो जाता है। तो ये चीजें बहरहाल आगे जब हम यूज करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएंगी। एक आधा जगह एक एग्जांपल है जिसमें मैंने डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक का कॉन्सेप्ट भी डाल दिया। गैंट चार्ट आल्सो यूज्ड इन शेड्यूलिंग। गैंट चार्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये एक्सेल पे भी बन जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे भी बन जाते हैं, और भी प्राइमावीरा और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके ऊपर। और बेसिकली जब आप अ, अगर आप सिलेक्ट होते हैं एज ए प्लानिंग इंजीनियर किसी प्रोजेक्ट टाइप कंपनी में जो प्रोजेक्ट वगैरह करती है, डेस्कॉन टाइप, तो वहां पे आप बेसिकली ये शेड्यूलिंग गैंट चार्ट्स के जरिए ही करेंगे। तो ओके, ये तो थी कुछ बेसिक। ये जो ए ओ ए और ए ओ एन है ये मैं आपको आगे बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है जी? ग्राफिकल पोर्ट्रेल ऑफ एक्टिविटीज एंड इवेंट। अब यहाँ पे दो बातें यूज हुई हैं, वन इज एक्टिविटी एंड सेकंड इज इवेंट।
एक्टिविटी वो होती है जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जब वो एक्टिविटी खत्म हो जाती है तो वो एक इवेंट बन जाता है। ठीक है, एक्टिविटी वो है जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। इफ यू विल डिफाइन द एक्टिविटी, इट इज बेसिकली अ मैनेजेबल पीस ऑफ वर्क। ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया है कि जो जब हमने वो बनाए थे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर सबसे छोटा यूनिट वर्क पैकेज था, लेकिन वर्क पैकेज को हमने मजीद डिवाइड किया था एक्टिविटीज में। तो एक एक्टिविटी कोई भी मैनेजेबल पीस ऑफ वर्क होता है जो आप किसी टाइम के अंदर कर सकते हैं। तो एक एक्टिविटी जब हो रही होती है, वो एक्टिविटी जब वो हो चुकी होती है तो वो एक इवेंट बन जाता है। तो shows dependency relationship between task activities in a project. This is very important term. This is dependency. ये जो word use कर रहा है, this is dependency relationship. इसको आप सिंपल इस तरह से कर लें कि देखें, ये एक टर्म यूज होती है जी कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि पेरेंट्स ने पहले आना है, चाइल्ड ने उसके बाद आना है, तो एक नेटवर्क बनेगा। ठीक है, अगर आप नादरा में जाते हैं अपना आईडी कार्ड बनवाने, तो एक नेटवर्क बनता है जिसमें आपके पेरेंट्स और फिर उन आपके दादा दादी, या अगर उससे बैक पे भी डेटा लेना हो तो वो एक पूरा नेटवर्क बन जाता है। तो अब वो नेटवर्क इतना सिंपल नहीं रहता। डेफिनेटली आपके दादा दादी के जो बच्चे हैं उनमें सिर्फ आपके पेरेंट्स नहीं होंगे, और भी अगर उनके बच्चे हैं तो वो नेटवर्किंग उधर भी जाती है। ठीक है, और अगर आप दादा से भी पीछे चले जाएं तो वो एक नेटवर्किंग बड़ी कम्प्लेक्स ही होती जाएगी। ठीक है, अगर परदादा के 10 बच्चे थे या 5 बच्चे थे, फिर आगे दादा के बच्चे थे, तो वो एक पूरा नेटवर्क बनता है। एंड यहाँ पे याद रखें, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो एक नेटवर्किंग में ही हो रहे होते हैं, चाहे आपका प्रोजेक्ट हो, चाहे आपकी सप्लाई चेन हो, ये सब के सब एक नेटवर्क में चल रहे होते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो मेरा बेसिक काम है वो इस नेटवर्किंग पे ही है। ठीक है, जो मैं अपनी रिसर्च के हवाले से ज़्यादातर करता हूँ, इन नेटवर्क्स को किस तरह से एक्सप्लोर किया जाता है और इन नेटवर्क्स को कैसे मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल नेटवर्क है। देखें, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये आपस में जुड़ी होती हैं। मैंने जैसे, अब मैं एक बड़ी ब्रॉड सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हालाँकि वो बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल नहीं लगती। लेकिन फिर भी आप अगर देखें तो मकान बनाते हुए जब तक आप दीवार को कंप्लीट नहीं करेंगे, आप लेंटर नहीं डाल सकते। तो ये एक्टिविटी हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप लेंटर पहले डाल दें और दीवार बाद में बना दें। ठीक है, तो ये एक सब्सिक्वेंटली एक 2 टर्म्स यूज़ होती है, वो मैं आगे यूज़ करूँगा। ठीक है, जब आएगी वहीं पे ज़्यादा बेहतर रहेगी। जब तक एक काम नहीं होगा, दूसरा स्टार्ट नहीं हो सकता। ये 2-3 ऑप्शंस होती हैं बल्कि। एक ऑप्शन ये होती है कि 2 एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जब पहली खत्म होगी तो दूसरी स्टार्ट होगी। दूसरी ऑप्शन ये है कि दोनों पैरेलल भी चल सकती हैं। कई एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि दोनों इकट्ठी पैरेलल भी चल सकती हैं। जब आप एक दीवार बना रहे हो तो आप दूसरी दीवार बना रहे हो। ठीक है, तो कई एक्टिविटीज़ पैरेलल भी चल सकती हैं। तो ये आपको देखना पड़ता है, इनका कनेक्शन दिखा ढूँढना पड़ता है। तो जब ये आप कनेक्शन बनाते हैं तो एक नेटवर्क बनता है। तो इसमें क्लियरली शोज़ होता है टास्क दैट मस्ट प्रोसीड, ये 2 वर्ड्स आ गए। एक है जी प्रीसीड करना, और दूसरा है जी सक्सीड करना। ठीक है, एक को हम कहते हैं सक्सेसर और दूसरे को हम कहते हैं प्रीडिसेसर। तो वो ये आगे मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ नेटवर्क में जब इन वर्ड्स को यूज़ करेगा। तो प्रोसीड करना जी जो बाद में आ रहा होता है, और सक्सीड जो उससे पहले, यानी कि आपने ये देखना होता है कि किसी चीज़ का प्रीडिसेसर, जैसे आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अगर आप मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 2 अगर आप पढ़ रहे हैं या आपने पढ़ी है या पढ़ेंगे, उससे पहले मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 1 ने आना है, तो वो उसका प्री रिक्विजिट है। ठीक है, तो वो उसको प्रीसीड ही कर रहा है बेसिकली, और दूसरा जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 2 वो उसको सक्सीड कर रहा है। तो ये एक आपस में प्रीडिसेसर और सक्सेसर की एक टर्म्स यूज़ होती हैं। तो ये सब लॉजिकल मैनर में जुड़े होते हैं। क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ प्लान ए पावरफुल टूल फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट। जब आप ये ड्रा कर लेते हैं पूरा, तो ये एक बड़ा पावरफुल टूल होता है कि आप इससे प्लानिंग एंड कंट्रोल कर सकें। ओके, इससे अगली स्लाइड पे मैं जाता हूँ जी। अगर आप इसको देखें, मैं थोड़ा सा स्लाइड शो में जाने लगा हूँ। इससे पहले इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन एनीवेयर, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, क्योंकि ये शायद हमारा 3-4 लेक्चर्स खा जाएगा ये सारा टॉपिक। तो जब मैं आपको किसी भी जगह पे पढ़ा रहा हूँ, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन इंटरप्ट। यानी कि मैं जब स्लाइड शेयर पे चला जाऊंगा, तो मेरे पास आपकी वो स्क्रीन नहीं आती जिस पे आप हैंड रेज करते हैं या बाकी चीजें करते हैं। मेरे पास सामने सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्लाइड शो ही चल रहा होता है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन सिस्टम में थोड़ा सा इस तरह के इश्यूज होते हैं। तो यू कैन जस्ट इंटरफेयर, यू कैन आस्क एनीथिंग।
ठीक है, यू कैन इंटरप्ट मी, आप वहीं पे पूछें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका समझना सारा, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग तो हो रही है लेक्चर की, जो आपको शेयर भी हो जाएगी, बट इट्स बेटर कि आप इसको लाइव ही समझें। तो मैं इसको जरा थोड़ा सा इस तरह से कर रहा हूँ स्लाइड शो में, राइट जी। ये एक नेटवर्क बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा आपको पॉइंटर से भी पेन लगा के शो करता हूँ। ओके, आपने अक्सर देखा होगा जी, कुछ कंपनीज या कुछ लोग सर्वे करवा रहे होते हैं, तो आपने हमेशा पहला काम होता है उस सर्वे को प्लान करना है, तो दिस इज योर फर्स्ट एक्टिविटी। उसके बाद आपकी उसने 2 एक्टिविटीज़ शो की हैं। आपने उस क्वेश्चनियर को, यानी उस सर्वे में जो क्वेश्चन्स पूछने हैं उनको डिज़ाइन करना है 2, और तीसरा आपने हायर करना है, यानी लोगों को हायर करना है जो ये सर्वे करवाएँ। अब ये दोनों काम इकट्ठे हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। तो इसी वजह से इसने इन दोनों को पैरेलल, यानी अगर आप देखें तो एक उसने इस तरह से सर्कल बनाया है और उसमें 1 लिख दिया है। उसके बाद अगले सर्कल में इसने 2 लिख दिया है। तो ये जो पहले से आपने शुरू किया और प्लान सर्वे किया वो 2 पे जाके खत्म हुआ, नंबरिंग कर दी। 2 के बाद उसने इकट्ठे 2 लाइनें निकाली हैं। एक में उसने डिजाइन किया क्वेश्चनियर को और दूसरे में उसने हायर किया पर्सनल को। क्यों? क्योंकि ये इकट्ठे हो सकते हैं, यानी जो लोगों की हायरिंग है वो डिजाइन क्वेश्चनियर पे डिपेंड नहीं करती, या डिजाइन क्वेश्चनियर डिपेंड नहीं करता हायर पर्सनल पे, ठीक है। तो ये दोनों इकट्ठे चले, एक पहुंचा 3 पे और दूसरा पहुंच गया 4 पे। अब इसके बाद अगला काम ये है कि इसने 4 के ऊपर अगर मैं खड़ा होकर देखूं, इसने 2 काम करने हैं। डिजाइन क्वेश्चनियर के बाद इसने प्रिंट करना है क्वेश्चनियर को, यानी जो हार्ड फॉर्म में लाना है उनको, और उसके बाद उसने सिलेक्ट करने हैं हाउस होल्ड, उन घरों को सिलेक्ट करना है जहां पे वो क्वेश्चनियर, यानी जहां पे वो आपने सर्वे करना है। तो 4 से वो पहुंचा 6 पे, और फिर 4 से वो पहुंचा 5 पे, यानी 2 लाइंस उसने निकाल दी। ये दोनों काम इकट्ठे हो सकते हैं कि जब आप प्रिंट कर रहे हो उसी टाइम पे आप हाउसेस को भी सिलेक्ट कर रहे हो। ओके, अब मैं जरा ये 5 पे, ये जो डॉटेड लाइन है ये जरा मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये जो 5 पे मैं पहुंचा, 5 पे पहुंचने के बाद मैंने, अच्छा हायर पर्सनल जो था, जब आप 3 पे पहुंचे तो उन हायर पर्सनल को ट्रेन भी करना है, तो ये ट्रेन कर दिया। ट्रेन करके अब इन दोनों चीजों में हम 5 पे पहुंच गए। अब 5 के जो ऊपर आपने जाके कंडक्ट करना है सर्वे को, ठीक है। एक बात जहन में रखें, सर्वे कंडक्ट करने के लिए आपके पर्सन ट्रेन होना और हाउस होल्ड सिलेक्ट होने और क्वेश्चंस का प्रिंट होना जरूरी है, ठीक है। ये नेटवर्क ये शो कर रहा है कि 7 पे जब आप पहुंचे, यानी इस 5 से आप 7 पे पहुंचे, तो 5 पे से आगे जाने के लिए 3 का होना, 4 का होना और 6 का होना जरूरी है। अब इशू ये था कि यहाँ पे अगर मैं 3 पे आऊं, 3 से आगे पर्सन ट्रेन हो रहे हैं, ठीक है। पर्सन ट्रेन तब होंगे जब आपके पास पर्सन हायर होंगे और आपके पास क्वेश्चनियर होगा। अब ये जो 4 है ना, ये 4 खत्म हो रहा था, यानी कि 4 पे जाके आगे आपने ये 2 चीजें तो निकाल दी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने ये भी शो करना है कि जब हमने ट्रेन करना है पर्सनल को, तो हमें इन दोनों चीजों की जरूरत है। तो फिर इसने क्या किया, एक डॉटेड लाइन निकाल दी। एक डॉटेड लाइन जो होती है, दिस इज कॉल्ड एज डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी वो होती है जो सिर्फ एक नेटवर्क को क्लोज करने के लिए शो की जाती है, ठीक है ना। ये एक्टिविटी एक्चुअली होती नहीं है, यानी कि ये 4 से 3 के दरमियान देयर इज नो एक्टिविटी, दिस इज जस्ट अ डमी एक्टिविटी, ठीक है, जो सिर्फ नेटवर्क के ऊपर ड्रा की गई है, अदरवाइज यहाँ पे एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर आप ये डॉटेड लाइन लगाएंगे नहीं तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये जो पर्सन ट्रेन हो रहे हैं इसके लिए हमें ये दोनों चीजें जरूर करनी है, हायर भी करना है उनको और क्वेश्चनियर को डिजाइन भी करना है, ठीक है। अगर आप ये डॉटेड लाइन को हटा देंगे, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 से आगे वाला पोर्शन है ये सिर्फ इस 2 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये 4 पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसकी डिपेंडेंसी को शो करने के लिए मैंने 4 से एक डॉटेड लाइन निकाली जो कि इसको जाके 3 के ऊपर मीट कर रही है। डेट इज शोइंग कि बेसिकली जब आपने 3 से आगे जाना है तो आपको ये 2 से आने वाली लाइन और 4 से आने वाली लाइन, इन दोनों का कंप्लीट होना जरूरी है। इसी तरह से इसी तरह से ये जो आपने प्रिंट क्वेश्चन ईयर है ये तो आपने कर लिए 6 तक पहुंच के। अब इस 6 का आगे ताल्लुक किसी से नहीं बन रहा, प्रिंट क्वेश्चन ईयर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपने सर्वे को कंडक्ट करना है तो इन क्वेश्चंस का प्रिंट होना जरूरी है।
तो इस वजह से उसने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन को शो कर दिया। ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी एग्जिस्ट। देखिए यहाँ हम ब्रॉड लाइन नहीं लगा सकते। ब्रॉड लाइन लगाने का मतलब है यानी कि इस तरह से हम लाइन सॉलिड नहीं लगा सकते। सॉलिड लाइन लगाने का मतलब है कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है, बट एक्चुअली यहाँ एक्टिविटी नहीं हो रही। एक्टिविटी जब भी होती है उसके लिए कोई टाइम लगता है, कोई रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। इस 6 से 5 पे जाने के लिए ना तो कोई टाइम लग रहा है ना कोई रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ ये शो करना है कि 5 से आगे चलने के लिए 6 का होना जरूरी है, इस वजह से उसने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन लगा के ये डिपेंडेंसी शो कर दी। तो अब आगे जी कंडक्ट सर्वे होगा, 7 पे पहुंचेंगे और 7 से फिर आप आगे उसने कहा जी आप एनालाइज करेंगे रिजल्ट्स को, 8 पे पहुंचेंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट बड़ा सिंपल सा था कि आपने एक सर्वे प्लान करना है, आपने जो है लोगों को हायर करना है, सर्वे को डिजाइन करना है, और जब क्वेश्चन ये डिजाइन हो जाएंगे तो फिर आपने उनको प्रिंट भी करना है, और आपने हाउस जिन पे सर्वे करवाना है उनको भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सारों को एक पॉइंट पे मिला के कंडक्ट सर्वे। जब ये सारे काम पैरेलल में हो जाएंगे इस नेटवर्क से गुजर के, तो आपने सर्वे कंडक्ट कराना है और उनका एनालिसिस करना है, ठीक है। तो डमी एक्टिविटी कौन सी होती है? वो एक्टिविटी जो डमी होती है, जिसपे कोई टाइम नहीं लग रहा होता, कोई रिसोर्सेज नहीं लग रहे होते, लेकिन ये सिर्फ शो की जाती है डिपेंडेंसी को शो करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती। जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। जब हम इसको मजीद आगे चलाते जाएंगे तो आपको ये चीजें बड़ी आसान आसान सी लगनी है, क्योंकि आगे मुश्किल इतनी चीजें आनी है कि फिर आपको खुद ही आसान लगनी है। तो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। दिस इज वेरी सिंपल नेटवर्क। दिस इज वेरी सिंपल नेटवर्क। अभी तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बनाना सिखा रहा हूँ, अदरवाइज नेटवर्क्स आर ऑलवेज वेरी कॉम्प्लेक्स। जी क्वेश्चन पूछना है तो पूछें, अदरवाइज माइक अपने बंद रखें। डॉटेड लाइन का बता दें एक बार फिर। जी क्या पूछ रहे हैं, दोबारा बताएं। डॉटेड लाइन का बता दें एक बार फिर। डॉटेड लाइन का बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। ये किसी का माइक जिसका भी ओपन है वो क्लोज कर दें। ओके मैं जरा दोबारा जाता हूँ जी डॉटेड लाइन पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बेसिकली आगे ये चीजें वैसे आनी है, बहुत ज्यादा आनी है, इनकी बेसिक्स भी आनी है, लेकिन चलें अभी भी हम इसको क्लियर करते जाते हैं। ये जो डॉटेड लाइन होती है, अगेन दिस इज नथिंग बट दिस इज अ डमी एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड एज डमी एक्टिविटी। ये जो 4 है और 3 जो है, इनके दरमियान में डॉटेड लाइन है। इसका मतलब है यहाँ एक्चुअली कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर मैं ये सॉलिड लाइन कर देता ना तो इसका मतलब होता है ये एक्टिविटी एग्जिस्ट कर रही है, बट एक्चुअली यहाँ एक्टिविटी एग्जिस्ट कोई नहीं कर रही। इस वजह से मैंने डॉटेड लाइन लगा दी है। दिस इज जस्ट शोइंग अ डिपेंडेंसी। अगर मैं डॉटेड लाइन नहीं लगाता तो इसका मतलब था कि जो पर्सन ट्रेन होने हैं इनके लिए डिजाइन क्वेश्चन ईयर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्सन तब ट्रेन होंगे जब वो हायर होंगे, नंबर 2 जब डिजाइन होगा क्वेश्चन ईयर। तो ये जो डिजाइन क्वेश्चन ईयर है, इसके बाद मुझे एक डॉटेड लाइन शो करनी है। डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये पर्सन ट्रेन ही तब होंगे जब ये वाले दोनों काम हो जाएंगे, डिजाइन क्वेश्चन ईयर और हायर पर्सनल, ठीक है। सिमिलरली आगे 6 से 5 के दरमियान में डॉटेड लाइन है। अल्दो कि मुझे नेटवर्क थोड़ा सा खराब लग रहा है, लेकिन बहरहाल अभी आप इस चक्कर में ना पड़े, अभी आप इसकी सिर्फ बेसिक को समझें। सर्वे तब कंडक्ट होना है जब क्वेश्चन ईयर प्रिंट हो जाए। अगर क्वेश्चन ईयर ही नहीं प्रिंट होंगे तो सर्वे कैसे होगा, ठीक है। इस वजह से मुझे ये डॉटेड लाइन लगानी पड़ी जो ये शो कर रही है कि ये कंडक्ट सर्वे वाला काम जो है ये प्रिंट क्वेश्चन ईयर पे डिपेंड कर रहा है। इसकी कंप्लीशन होगी तो ये होगा। अब मैं यहाँ सॉलिड लाइन इसलिए नहीं लगा सकता कि एक्चुअली यहाँ एक्टिविटी कोई है ही नहीं। 6 और 5 के दरमियान देयर इज नो एक्टिविटी, ठीक है, बट मुझे एक डमी एक्टिविटी लगानी पड़ी जस्ट टू शो द डिपेंडेंसी।
6 से 5 के दरमियान ना तो कोई टाइम लग रहा है ना तो कोई रिसोर्सेज लग रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ डमी एक्टिविटी, दिस इज अ सर ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। जी जी। सर ये एक तरह का वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर नहीं हो जाता, उसमें भी वर्क तो हम ऐसे ब्रेकडाउन डिवाइड। स्ट्रक्चर में आपने सीक्वेंस नहीं बनाया ना, इसके अंदर हमने सीक्वेंस बनाया, हमने सक्सेसर और प्रीडिसेसर भी बनाए हैं, ठीक है ना। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में आपने डिवाइड तो कर दिया था छोटे छोटे हिस्सों में, लेकिन आगे कोई सीक्वेंस नहीं लगाया था, नेटवर्क नहीं बनाया था। जी सर, थैंक यू सर। ओके, दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। इसको समझने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ हल्का सा मैंने आपको आइडिया देना है कि ये इतने कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, अभी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। बट दिस मे बी अ वन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जस्ट लीव इट, इसको जेन पे सवार करेंगे तो आगे कुछ समझ नहीं आना। सो पहले हम कुछ डेफिनेशंस को डिफाइन कर ले, मतलब उनको हम पढ़ लेते हैं, कुछ चीजों को हम डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है, आगे चलने में। राइट, एक्टिविटी जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि एनी पोर्शन ऑफ द प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्ड बाय प्रोजेक्ट यूजेस अब रिसोर्स एंड कंज्यूम्स टाइम, वो तमाम काम जिसमें टाइम लगे और रिसोर्सेज कंज्यूम हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी। इफ इट इज अ डमी एक्टिविटी तो कोई रिसोर्स नहीं लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। बट इफ एक्चुअल एक्टिविटी एग्जिस्ट देन इट विल कंज्यूम टाइम एंड इट विल कंज्यूम सम रिसोर्सेज। सो इट में इन्वॉल्व लेबर, पेपर वर्क, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, मे बी आप पेपर वर्क कर रहे हो, वो भी एक्टिविटी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी कंपनी से, मशीनरी का कोई ऑपरेशन हो रहा हो, ओके, ये दो बातें आ गई, एक एओए और एक एओएन। अब हमारे पास ये जो नेटवर्क बना है ना, जैसे मैंने आपको ये पीछे मैं लेके जाता हूं दोबारा, ये इस नेटवर्क में दो चीजें हैं, एक एरो है, ये एरो लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो गोल होता है ये जरूरी नहीं राउंड शेप में हो, इसको हम कहते हैं जी नोड, इसको हम कहते हैं नोड। तो इसी को जरा थोड़ा आगे डिफाइन कर रहा है, ये एरो होते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं ये नोड होते हैं। तो राइट, पहले मैं पढ़ूं इवेंट क्या है, बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट्स ऑफ वन और मोर एक्टिविटीज, जहां एक्टिविटी शुरू या खत्म होती है उसको हम एक इवेंट कहते हैं। तो इनको हम नोड्स भी कह देते हैं। इवेंट्स यूज नो रिसोर्सेज, इवेंट्स में रिसोर्सेज नहीं यूज होते, ये सिर्फ बिगिनिंग या एंड को शो कर रहे होते हैं। यानी जैसे अगर आपने कोई एक्टिविटी प्लान की है कि जी मैंने फंक्शन करना है, वो फंक्शन जब तक हो रहा है तब तक वो एक्टिविटी है, लेकिन होने से पहले या होने के बाद में वो एक इवेंट बन जाता है, ठीक है ना, तब वो एक्टिविटी नहीं रहता। यानी मैंने अगर कहा है कि जी 3 तारीख जो आगे महीने की आ रही है उसमें मैंने कोई चीज सेलिब्रेट करनी है, अभी वो एक इवेंट है क्योंकि वो हो नहीं रहा। अब जब हम स्टार्ट में कर दूंगा उसका एक टाइम लगेगा, रिसोर्सेज लगेंगे व्हाटसोएवर, वो एक एक्टिविटी होगी, ठीक है। बट जब वो एंड हो जाएगा तब भी वो एक इवेंट बन जाएगा। तो नेटवर्क, इनको मिला के जो हम चीज बनाते हैं, कम्बिनेशन करते हैं, वो सारा का सारा नेटवर्क होता है। तो अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, जो कि इस एरो के ऊपर शो की गई है। अब ना दो काम हो सकते हैं, एक्टिविटी इस एरो के ऊपर भी शो हो सकती है और इस नोड के ऊपर अंदर भी हो सकती है। यानी कि एक्टिविटी को शो करने के दो तरीके हैं, आगे आप दो तरह के नेटवर्क देखेंगे, वो अब जब आगे आएंगे तो तब हम देख लेंगे उनको, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। बट दैट डजंट मीन डिफरेंस, दोनों में से जो मर्जी यूज कर लें। कुछ जगहों पे वो आपको नजर आएगा कि एक्टिविटी को उसने एरो के ऊपर लिखा हुआ है, और कुछ जगह पे नजर आएगा कि एक्टिविटी को उसने नोड्स के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये दो स्ट्रक्चर हैं, एक्टिविटी ऑन एरो दैट इज कॉल्ड एज एओए। अगर एरो के ऊपर एक्टिविटी जैसे ये लिखी हुई है, ठीक है, दैट इज एक्टिविटी ऑन एरो। और किसी जगह पे आएगा एक्टिविटी ऑन नोड दैट इज डिनोटेड बाय एओएन। जो आपका पर्ट स्ट्रक्चर है, मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताए हैं, एक पर्ट और एक सीपीएम। पर्ट स्ट्रक्चर जनरली एओए को यूज करता है, और जो सीपीएम का स्ट्रक्चर है वो जनरली एओएन को यूज करता है। मैं दोबारा पीछे लेके जा रहा हूं, मुझे थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ जाना पड़ रहा है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज एओए एंड दिस इज एओएन। सो पर्ट एंड सीपीएम, ठीक है, इसका ये मतलब निकला था। राइट, अब मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलता हूँ। एक चीज रह गई,
राइट जी, सक्सेसर जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो बाद में, यानी कि देखें पेरेंट्स के बाद ने, यानी कि जो माँ बाप हैं उनके बाद बच्चे ने, डॉटर ने या सन ने होना है, तो वो सक्सेसर हैं। और पेरेंट्स जो हैं वो प्रीडिसेसर हैं, यानी कि वो प्रोसीड कर रहे हैं, यानी कि वो उससे पहले हैं। यानी जैसे आप अगेन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 1 एंड 2, ठीक है, तो एक सक्सेसर होता है जो आ रहा होता है बाद में, ये सक्सेसर है, ठीक है। और एक प्रोसीडर होता है, प्रीडिसेसर होता है जो उससे पहले चल रहा है। तो इनका आपस में नेटवर्क जुड़ा होता है कि प्रीडिसेसर होगा तब सक्सेसर आएगा। तो ओके, लॉजिकल नेटवर्क, कुछ चीजें इसने बताई हैं, चले यहां से हमें बड़ी अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी जगह पे आपने देखा होगा वासा वाले अक्सर पाइप डाल रहे होते हैं पानी के या सीवरेज के। तो अगर आपने पाइप डालने हैं तो कुछ एक्टिविटीज होंगी। पहली एक्टिविटीज है जी प्रोक्योर पाइप, उसके बाद है जी डीएक्टिवेट लाइंस, जो पहले से डली हुई हैं पाइप उनको डीएक्टिवेट करें, फिर आप उनको रिमूव करें और फिर आप नए पाइप इंस्टॉल करें। अब देखने को तो ये सीक्वेंस ठीक लग रहा है, डेफिनेटली आप पहले पाइप खरीदेंगे, फिर डीएक्टिवेट करेंगे लाइंस को, फिर आप ओल्ड पाइप को रिमूव करेंगे, फिर आप नया इंस्टॉल करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाया करेंगे, और हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग का तो मकसद ही यही है, शेड्यूलिंग का, कि हमने टाइम बचाना है। तो एक बात जहन में रखें, ये जो पाइप्स की डीएक्टिवेशन है और ये जो पाइप की रिमूवल है, इनका प्रोक्योर पाइप, प्रोक्योर का मतलब होता है नए पाइप खरीदना, ठीक है, इनका नए पाइप खरीदने से तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप इसको इस तरह क्यों ना बनाएं कि आप पाइप को डीएक्टिवेट करें, और उसके बाद जब पाइप डीएक्टिवेट, अच्छा ये बड़ा लॉजिकल सीक्वेंस है, जब पाइप डीएक्टिवेट होंगे तो वो रिमूव होंगे। लेकिन ये जो प्रोक्योर पाइप है, जो नए खरीदने हैं, ये एक्टिविटी आप पैरेलल चला सकते हैं, ये एक्टिविटी आप पैरेलल चला सकते हैं, इसको पहले करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से टाइम को बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एग्जांपल जहां पे आप टाइम को बचा रहे हैं। अब देखें, जब आपने नए पाइप इंस्टॉल करने हैं तब आपको इन दोनों की जरूरत है, पाइप प्रोक्योर भी होने चाहिए और रिमूव भी होने चाहिए। तो ये जो एक्टिविटी आगे चल रही है, ये डिपेंडेंट कर रही है इन दोनों पे, ठीक है ना। लेकिन प्रोक्योर पाइप और ये जो डीएक्टिवेट लाइन और रिमूव ओल्ड पाइप, ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे, तो इनको आप पैरेलल चला सकते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट सीक्वेंस एंड दिस इज करेक्ट सीक्वेंस, दिस इज इनकरेक्ट। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिकल और टेक्निकल डिपेंडेंसीज, ये आपको देखना, अब जरूरी नहीं है यहाँ पे ये और डिफरेंट तरीके से भी किया जा सकता है, बट दिस इज जस्ट अ एग्जांपल जो कि मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो एग्जांपल, बिफोर एक्टिविटी अप्रूव ड्राइंग कैन बी स्टार्टेड द एक्टिविटी, आपको पहले ड्राइंग अप्रूव करनी पड़ती है, उसके बाद एक्टिविटी स्टार्ट होती है। कॉमन एरर होता है कि बिल्ड नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लॉजिक, ए फीलिंग फॉर प्रॉपर सीक्वेंस, सी एग्जांपल बिलो, ओके। यानी कि ये देखें, अब आपने लॉजिकली इसको अपनी तरफ से तो ठीक बना दिया, लेकिन अब ये गलत बन गया, ठीक है ना। लॉजिकली ये ठीक चल रहा है टाइम के हिसाब से, लेकिन बात ये कि आपने तो प्रोजेक्ट प्लानिंग के हिसाब से देखना है, तो आपको फिर ये ठीक लगेगा। राइट जी, अगेन वही बात कर रहा है जी कि एक्टिविटी तीन कंडीशंस की हो सकती है। इट मे हैव अ सक्सेसर बट नॉट प्रीडिसेसर। अब ये जो पहली एक्टिविटी है, डेफिनेटली इसका सक्सेसर है, इसके बाद टाइप 1 के बाद टाइप 3 ने आना है, लेकिन इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है। अगर हम इस टाइप 2 की बात करें, इसका जो है वो प्रीडिसेसर है टाइप 3 वाला, पीछे वाला, लेकिन इसका कोई सक्सेसर है, क्योंकि ये एंड हो रही है, एंड है। लेकिन अगर हम मिडिल वाले की बात करें तो इसका प्रीडिसेसर भी है और इसका सक्सेसर भी है, ठीक है। तो प्रीडिसेसर वो है जो इससे पहले होना है, सक्सेसर वो है जो इसके बाद होना है। राइट जी, ये है जी हमारा स्ट्रक्चर, एक एओएन का है और एक एओए का है। दिस एओएन इज एक्टिविटी ऑन नोड, राइट जी, ये नोड है, मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है सर्कल की सूरत में हो, ये स्फीयर की सूरत में भी हो सकते हैं और आगे किसी और शेप्स में भी आते जाएंगे। बट द थिंग टू अंडरस्टैंड इज के ये इस तरह से होते हैं। आपने स्टार्ट किया, अब मैं बारी बारी आपको बड़े सुकून से इसको जरा समझाता हूँ। आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो पहली एक्टिविटी जो हुई वो 1A 1B एंड 1C थी, ठीक है ना। ये तीनों एक्टिविटीज पैरेलल में चली। जब 1A हो रही है तो 1B भी हो रही है, 1C भी हो रही है, जरूरी नहीं है कि ये एक जितनी ड्यूरेशन की हो। मे बी के 1A ज्यादा दिन ले रही हो, 1B कम दिन ले रही हो, 1C उससे भी कम दिन ले रही हो, या इसका ऑपोजिट हो
बट ये हो पैरेलल रही हैं। जब भी ये एंड होंगी, ठीक है, तो 1A जब एंड होगी तो 3A शुरू होगी, इसी तरह 1B जब एंड होगी तो 3B शुरू होगी, लेकिन जब 1C एंड होगी तो फिर 3D भी शुरू होगी, 3C भी शुरू होगी और 2D भी शुरू होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं ये 2D, 3C और 3D ये तीनों 1C पे डिपेंड कर रही हैं, इनके बगैर इन्होंने नहीं होना। ठीक है, ओके। 3A के बाद जी आप 2A पे जाते हैं, 3B के बाद आप 2B पे जाते हैं, लेकिन 2B तब स्टार्ट होगी जब आप 3B भी खत्म कर लेंगे और 3D भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से 2C ने तब स्टार्ट होना है जब आप 3C को खत्म करेंगे, और सिमिलरली ये 2D। अच्छा, अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं। एंड तब होगा जब 2D खत्म होगी, जब 2C खत्म होगी, जब 2B खत्म होगी, जब 2A खत्म होगी, तब एंड होगा। अगर इनमें से कोई एक भी रह जाती है तो आप इस प्रोजेक्ट को एंड नहीं कर सकते। तो दिस इज एक्टिविटी ऑन नोड, यानी कि आपने जितनी एक्टिविटी, ये 1A 2A 3A लिखा है ना, ये सब एक्टिविटीज हैं, ये आपने नोड पे लिखी है, एरो पे नहीं लिखी। दूसरे केस में अगर आप एक्टिविटी ऑन एरो वाला फॉर्मेट देखें तो ये एरो के ऊपर एक्टिविटी लिखी हुई है। ठीक है, अगेन इनमें से जो मर्जी फॉर्मेट फॉलो किया जा सकता है। whenever I will give some question related to it in exams, you can may follow any of the structure। ठीक है, generally AON is considered as easiest way। ठीक है, ये जब आप बनाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि AON कंपैरेटिवली easiest होता है एज कम्पेयर टू AOA के। तो इसके अंदर सिर्फ फर्क यही है कि एक्टिविटी जो है वो एरो पे आ रही है। चीज वही है कि 1A जब कंप्लीट होगी तो 3A शुरू होगी। ठीक है, 1B जब कंप्लीट होगी तो 3B शुरू होगी, 1C जब कंप्लीट होगी तो 3D, 2D एंड 3C शुरू होंगी। दिस इज सेम स्ट्रक्चर, वही है, मतलब प्रोजेक्ट वही है जो ऊपर हमने मेंशन किया है। ठीक है, लेकिन बस सिर्फ नेटवर्क ड्रॉ करने में फर्क है। तो 1A के बाद 3A आना है, 3A के बाद 2A ने आना है, इसी तरह 3B के बाद 2B ने आना है, लेकिन 2B के लिए नीचे से ये 3D जो आ रहा है ये भी सॉरी, यस, 3D जो आ रहा है ये भी होना जरूरी है। तो सिमिलरली ये 2C जो है इसके लिए 3C होना जरूरी है, और एंड होने के लिए इन चारों का होना जरूरी है। ये चारों लाइन फिनिश की तरफ जा रही हैं। ठीक है, ऊपर भी यही है, सिर्फ अगेन मैं बता रहा हूँ, दिस इज द डिफरेंस ऑफ स्ट्रक्चर। वन इज AON फॉर्मेट एंड सर सेकंड इज AOA फॉर्मेट। जी, सर ये जो 1A के बाद एक्टिविटी है और 1B के बाद एक्टिविटी है, ये दोनों पैरेलल है? 1A के बाद यानी कि आप 3A की बात पूछ रहे हैं और 3B की बात पूछ रहे हैं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं होता। ठीक है, अभी यहाँ पे असल में तो हम इनिशियल स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं, इनके नंबर ऑफ डेज, अभी आगे जब हम आगे जाएंगे तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेज भी मेंशन करेंगे। तो जरूरी नहीं होता कि पैरेलल हो रही हैं, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। ठीक है, लेकिन इनका मतलब आपस में पैरेलल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका आपस में लिंक कोई नहीं, वो अलग नेटवर्क से चल रही है, ये इधर से चल रही है। ठीक है, 3A 1A पे डिपेंड है, 3B 1B पे डिपेंड है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इनका आपस में कोई ताल्लुक होता तो यहाँ पे मैं किसी डमी एक्टिविटी या किसी सॉलिड लाइन से इनको शो करता यूं करके। अब ये देखें, मैंने ये डमी एक्टिविटी बना दी। अब ये डमी एक्टिविटी का मतलब पता है क्या है? ये 3B तब शुरू होगी जब 1A खत्म होगी और 1B खत्म होगी। ठीक है ना, बट एट दिस स्टेज ये जरूरी नहीं है। ओके, आपने अक्सर क्वेश्चन देखे होंगे, अगर आपने कभी अटेम्प्ट किए हों HEC के या कुछ इनसे मिलते जुलते हैं NTS के, तो अक्सर उसमें ऑप्शंस होती है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके नीचे कहा जाता है कि जी क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है। और तीसरी ऑप्शन समटाइम ये भी होती है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी गई। तो अभी जो आपका क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए इस नेटवर्क में इतनी इंफॉर्मेशन है नहीं कि उस क्वेश्चन को जो है वो आंसर दिया जा सके। ठीक है, तो मैं जरा एक मिनट दोबारा चलाता हूँ। राइट, आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे शायद हमें मिलेगा। टाइम इज 8:50 एंड टोटल 60 अटेंडेंसेस। ओके, क्लास, इस बात को जहन में अच्छी तरह से रखें, कुछ लोगों का पहला क्विज मिस था। अगर आपका दूसरा क्विज, मैं अब पता नहीं कंफ्यूजन है मेरे, मुझे कुछ बच्चे मैसेज में पूछ रहे हैं जी दूसरा क्विज जो है वो हमने नहीं दिया, तो दूसरा क्विज तो मैंने अभी लिया ही नहीं है, तो आप कैसे देंगे?
तो अच्छा, दूसरी बात है कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो कोशिश करें कि व्हाट्सएप पे रब्ता करने के बजाय आप एडमोडो के ऊपर शेयर कर दिया करें। एडमोडो के ऊपर एक पोस्ट लगा दिया करें, मैं उसको चेक करता रहता हूँ फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना। तो वहां पे मैं आपको वहीं पे एड्रेस कर दूंगा लैपटॉप पे बैठ के, जब भी मैं लैपटॉप पे आऊंगा। क्योंकि जब आप मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं तो मेरे पास व्हाट्सएप डेफिनेटली मोबाइल पे होता है, उस वक्त लैपटॉप नहीं ऑन होता सम टाइम, तो फिर बाद में वो अक्सर मेरे जहन से भी निकल जाता है कि आपका मैटर क्या था। तो राइट, अच्छा, ये किसी और सब्जेक्ट का चल रहा, राइट। तो ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनका पहला क्विज नहीं था। अगर आपने पहला क्विज छोड़ दिया है, मैं किसी तरीके से उसको मैनेज करूंगा, लेकिन अगर आपने दूसरा क्विज भी छोड़ दिया और पहला भी छोड़ा हुआ है तो फिर आपके दोनों में नंबर 0 होंगे। ठीक है, नाउ इट्स ऑन टू यू कि हाउ डू यू मैनेज इट, आप इसको कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट, ऑल ऑफ यू नो द प्रोसीजर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कि हमने क्विज को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि किसी को प्रॉब्लम होगी। एक क्विज आपने किया है, 4-5 ही स्टूडेंट्स ऐसे थे जो नहीं थे, ठीक है। अब व्हाट्सएवर जो भी उनकी मजबूरी थी, जो भी रीजन थी, बट मजबूरी किसी एक क्विज में हो सकती है, बार बार नहीं होती है। तो पहले और दूसरे क्विज के दरमियान में टाइम गैप भी बहुत ज्यादा है। तो अगर एक स्टूडेंट ऐसा हो जिसने दोनों क्विज नहीं दिए तो फिर उसके दोनों में 0 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर कोई पर्सन किसी वजह से पहला क्विज नहीं दे सका तो अभी हमने 2 क्विज और लेने हैं। अभी मैंने 2 क्विज और लेने हैं, अगर वो बाकी सारे क्विज देता है तो फिर मैं उसकी एवरेज देख के शायद उसके मार्क्स को कहीं ना कहीं कंसीडर कर लूं, ठीक है। और याद रखें, जो हमारे पास इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि शायद आपका कम्प्रीहेंसिव एग्जाम होगा एंड पे, अभी ये श्योर नहीं है, मेरे पास कोई कंफर्म इतला नहीं है, बट इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इन डेट केस आपके सेशनल मार्क्स शायद 40 हो जाएंगे, ठीक है, और आपके जो पेपर होगा वो 60 नंबर का होगा, जो अभी तक आरजी या टेम्परेरी मेरे पास इतलात आ रही हैं, अभी कोई कंफर्म नहीं है। तो इन डेट केस आपके ये क्विजेज और ये असाइनमेंट्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपने जितनी असाइनमेंट्स हैं वो आपने एडमोडो पे अपलोड करनी है, ठीक है। आपने कोई भी चीज मुझे व्हाट्सएप पे या बाकी किसी भी, मैंने एडमोडो पे आपको एनफ टाइम दिया है, ठीक है। आज 12 बजे तक का शायद टाइम है, ये जो दिन के 12 अभी बजने हैं। अगर उससे ज्यादा आपको टाइम चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ईद से पहले होना था, फिर ईद के बाद हुआ, फिर उसको मैंने फर्दर करके आपको एकोमोडेट किया। सो जितनी भी आपने बना ली है, जैसी भी बना ली है, उसको वर्ड फॉर्म में वहां पे आपने अपलोड करना है। और डेफिनेटली अपलोड एक बंदा ही करेगा, ग्रुप के सारे मेंबर्स तो नहीं कर सकते। वो एक बंदा जो पहला टाइटल पेज है उस पे अगर उसने चारों के रोल नंबर लिख दिए या कमेंट्स में लिख दें, ठीक है ना। वहां पे नीचे कमेंट्स की ऑप्शन, जब आप अपलोड कर रहे होते हैं असाइनमेंट, तो नीचे कमेंट्स की ऑप्शन भी होती है। इन दोनों में से किसी भी एक जगह पे चारों पांचों जो भी आपकी तादाद है वो रोल नंबर लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये रिजल्ट्स बनने हैं तो मैंने आप लोगों को बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं फॉलो करूं कि यार फलां ने जमा कराई है, फलां ने नहीं करवाई है। तो आपके जो भी प्रॉब्लम आते हैं एडमोडो के हिसाब से आते हैं, असाइनमेंट के हिसाब से आते हैं, क्विज के हिसाब से आते हैं, आप कोशिश करें एडमोडो के ऊपर पोस्ट लगा के शेयर कर दिया करें उसको। हम वहीं पे जब भी मैं बैठूंगा लैपटॉप पे एडमोडो पे देख के मैं वहीं पे उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। व्हाट्सएप को कम से कम यूज करें। सुनी सर। जी जी। सर सीआर का मैसेज आया था कि सर कह रहे हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दें, तो हमने पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दी क्योंकि वर्जन वर्ड के डिफरेंट होते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। नो, इट्स तो ओके, आप ऐसा करें, अगर आपके पास है तो अभी लेक्चर के बाद आप मुझे वर्ड फॉर्मेट में भी अपलोड कर दें। इट्स ओके, अगर आप दोनों में कर दें तो वेल एंड गुड, ठीक है, कोई बात नहीं। असल में मैंने इसको यूज करना है आपके रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, तो वो वर्ड में मुझे थोड़ा सा उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है, इस वजह से वो पीडीएफ में फॉर्मेट में से चेंज होगा नहीं, या चलें ठीक है, वैसे पीडीएफ में भी हो दोनों जाएगा, में ठीक है। मेरे पास पीडीएफ एडिटर भी पड़ा हुआ है, चलें ठीक है, इट्स ओके। आप वर्ड में कर दें या पीडीएफ में कर दें, दोनों में से जिसमें मर्जी कर दें, ठीक है। ओके सर। ठीक है, आप दोनों में से जिस मर्जी फॉर्मेट में कर दें। वर्ड में जनरली एडिट करनी चीजें आसान होती हैं, और आपकी ये जितने रिकॉर्ड्स होते हैं ये हमने बना के आगे सेंड करने होते हैं। प्लस जब आपकी इंजीनियरिंग काउंसिल का विजिट जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेडली सितंबर या अगस्त में है, उसमें उनको देने होते हैं सारे।
तो आपके कम से कम भी 4 क्विज, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे सिचुएशन क्लियर नहीं है, कम से कम भी आपके 4 क्विज होने हैं, ठीक है, और कम से कम भी आपको एक असाइनमेंट और सबमिट करानी है। इसके अलावा भी आपको कोई एक्टिविटी मिल सकती है, इसकी बेस पे आपके सेशनल मार्क्स अगर वो बढ़ जाते हैं 30 से 40, 30 तो हैं ही, ठीक है, अगर वो 40 हो जाते हैं तो उसकी बेस पे मैं लगाऊंगा। बट अगेन अगर आपका एक क्विज मिस हुआ है तो मैं शायद उसको किसी तरीके से एंड पे जाके मैनेज कर दूं, बट अगर आपने एक से ज्यादा क्विज मिस कर दिया है तो फिर आपने जितने क्विज मिस किए सब में आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे, ठीक है। और सेक्शनल मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपके 30 नंबर हैं, 30 नंबर में से अगर आप 10-15 नंबर लूज कर देते हैं तो उसका अच्छा भला इम्पैक्ट आपकी ग्रेडिंग पे आ जाता है। तो इन चीजों को आपने जरा खुद से एड्रेस करना है रिस्पॉन्सिबली, ठीक है ना, मुझे ट्रेसिंग की जरूरत ज्यादा ना पड़े। इसी तरह से आपके क्विज के मैं मार्क्स मैंने कुछ लगा दिए हैं आपके। जब सेकंड क्विज आपका हो जाएगा, मार्क्स आपको ऑन द स्पॉट ही पता चल जाते हैं डेफिनेटली, तो मैं आपको लिस्ट भी शेयर कर दूंगा दोनों क्विजेस के मार्क्स की लगा के, ठीक है। अगर वो मार्क्स आपने मतलब आपने अच्छा, तीसरी चीज आपने ये देखनी है, आपने जो एडमोडो पे अकाउंट बनाया उसका जो नाम लिखा है वो आपने नाम चेंज नहीं करना हरगिज भी, क्योंकि मेरे पास उसको ट्रेस करने का एक ही तरीका है, जो आपने नाम लिखा है। अगर आप उसको चेंज कर देंगे तो वो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा उसको बाद में फाइंड आउट करना, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर को लिंक करके वहीं से आपके ग्रेड्स ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो अगर वो आप उसमें कोई भी चेंजिंग करते हैं तो वो बाद में प्रॉब्लमेटिक होगी। तो आपने उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं करनी, एज इट इज जो अकाउंट बना है उसी के ऊपर लॉग इन हुआ करें, अपने क्विज दें, असाइनमेंट्स जमा करें, वहीं से आपकी ग्रेडिंग हो जाएगी। तो ओके, बाकी अगर तो आपका मिड टर्म हुआ, आपको कोर्स बता दिया गया है, फाइनल जो आज से मैं ऑनवर्ड पढ़ा रहा हूँ वो होगा। अगर आपका इकट्ठा पेपर हुआ तब भी कोर्स सेम ही रहेगा, तब भी कोर्स सेम ही रहेगा और कोर्स की डिवीजन भी उसी तरह से होगी, ठीक है। जो मिड टर्म का पोर्शन है वो भी होगा, जो फाइनल होगा वो भी होगा, बस वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, टाइम भी आपको ज्यादा मिल जाएगा। खैर, दिस इज कंस्ट्रक्टिंग नेटवर्क। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने असल काम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं एंड इट इज गुड एडवांसमेंट। मैं चाहता हूं कि आप जब हम इन चीजों को खत्म करें तो आपको कम से कम, और आप कुछ सीखें या ना सीखें, आपको नेटवर्क्स बनाने, आपको प्रोजेक्ट के नेटवर्क बना के टाइम कैलकुलेट करने, उसमें क्रिटिकल पाथ मेथड निकालना, प्रोजेक्ट की क्रैशिंग करना, कॉस्टिंग करना, आपको ये चीजें आ जाएं। अगर ये आ जाएं तो हमारे प्रोजेक्ट के कोर्स लर्निंग आउटकम तकरीबन पूरे हो जाते हैं, या जो भी हमने इसमें अचीव करना है, जो हमने पीएलओज अचीव करने हैं। आपको पता है आपके पीएलओज 12 होते हैं, 12 में से एक पीएलओ आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, और मेरे सब्जेक्ट में ज्यादातर जो सीएलओज हैं वो उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पीएलओ से ही मैप हुए हुए हैं। तो वो मैपिंग, ये आपको थोड़ा सा, अगर आपने पहले नहीं आपको स्ट्रक्चर पता सीएलओज एंड पीएलओज का, तो हम आखिरी या किसी लेक्चर में थोड़ा सा इनको देख भी लेंगे और मैं आपको अंडरस्टैंड भी करवा दूंगा कि हमने क्या सीएलओज पढ़े, क्योंकि अभी आपको समझ उस तरह से आने नहीं है जब तक कोर्स कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता। शायद पहले 2 समझ आ जाएं जो हमने पढ़ लिए हुए हैं, लेकिन बहरहाल वो हम इकट्ठा ही देख लेंगे। तो आपको मैं थोड़ा स्ट्रक्चर भी समझा दूंगा कि आपको एग्जाम्स में किसी भी इवेल्युएशन में 50% से नीचे नहीं आना। आपने सिर्फ पास नहीं होना होता या आपने सिर्फ अच्छे ग्रेड नहीं लेने होते, आपने हर इवेल्युएशन में, हर सीएलओ में, हर पीएलओ में 50% से ज्यादा नंबर लेने होते हैं। अगर आप उससे नीचे जाएं तो आपका वो पीएलओ अचीव नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसको भी जरा आपने थोड़ा ध्यान में रखना है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन। जी जी। सर जो एक्टिविटी ऑन नोड है उसमें जो डमी एक्टिविटी होती है उसे किस तरह सार किया जाता है? उस पहले वाले में तो एरो डॉटेड एरो ये चीजें ना आगे आ रही हैं, ये प्रैक्टिस आगे आती जानी है, मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस डाली हुई है। तो अभी आप पहले ना इसका बेसिक कंस्ट्रक्ट समझते जाएं थोड़ा थोड़ा करके, जैसे ही अगर हम कॉम्प्लेक्स में एकदम मैं आपको जंप करवाऊंगा ना तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सारी चीजें जो, ये जितने आपके क्वेश्चन है ना, ये आगे आने हैं। अभी मैंने प्रैक्टिस की बहुत सारे, कुछ मैंने बहुत सारे खुद प्रैक्टिस करवानी है लेक्चर की ड्यूरेशन में, कुछ आपको भी मैं दूंगा बाद में। जी सर। और सर दूसरा ये कि अब इसमें मसलन शेड्यूलिंग भी आ जाती है कि हर एक्टिविटीज का टाइम और ब्रेकडाउन भी रहता है, तो फिर हमें शेड्यूल और ये तो सारे इसने ओवरलैप कर लिया, तो हमें ओवरलैप करने की जरूरत ही नहीं है। ओवरलैप कैसे कर लिया? सर मसलन जो हम
पीछे पढ़ते हैं शेड्यूल वगैरह जो हम उसकी बेसलाइन बनाते थे टाइम वगैरह की, कि इस एक्टिविटी को इतना टाइम, इस एक्टिविटी को इतना टाइम, तो ये काम तो ये नेटवर्क में भी हो रहा है, तो साथ लिखा था इतने डेज। हाँ देखें, कुछ काम करने से पहले आपको कुछ चीजें, जब तक आप वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, आप एक्टिविटीज को डिफाइन ही नहीं करेंगे, जब आप डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर आप नेटवर्क नहीं बना सकते। और अब जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एक आपके सामने टेबल बनाया है, इसमें ये 5 डेज, 4 डेज, 6 डेज, 2 डेज ये लिखे हुए हैं। अब ये डेज कहाँ से आ रहे हैं? ये सारे उन प्रोसेस से आ रहे हैं जो हम पहले पढ़ के आए हैं, जिसमें हमने एक्सपर्ट्स की जजमेंट ली, हमने पैरामीट्रिक एस्टिमेशन की, और पता नहीं कितने कितने हमने मेथड्स पढ़े। ठीक है, ये सारे, ये जो हमारे पास टाइम है, ये भी तो कहीं ना कहीं से आएंगे ना। आपको तो चले मैंने नेटवर्क में ये लिख के दे दिए 5 डेज, बट ए एक्टिविटी 5 डेज ले रही है, ये कैसे हमें पता चलेगा? उसके लिए हमें वो सारी चीजें भी यूज करनी है जो हम पहले पढ़ के आए हैं। और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? आपने तमाम टास्क को इन एक्टिविटीज में ब्रेक कर दिया, ABCDEF, ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। तो जब तक वो चीजें नहीं बनेंगी, आप फर्दर आगे नेटवर्क बना ही नहीं सकते। जी सर, बहुत शुक्रिया। ओके, मैं नेटवर्क की तरफ जा रहा हूं। आपके सामने एक टेबल है, ABCDEF, ये 5-6 एक्टिविटीज हैं इसमें। अब इस टेबल में पता है क्या शो हो रहा है? ये शो हो रहा है कि A एक एक्टिविटी है जो इंडिपेंडेंट है, B एक एक्टिविटी है जो इंडिपेंडेंट है, लेकिन C A के बाद आएगी। आपको मे बी पेपर में और वैसे भी आपको सिर्फ ये टेबल दिया जाएगा। ठीक है, आपने नेटवर्क खुद बनाना है। दिस इज योर प्रैक्टिस, नेटवर्क कैसे बनता है। ओके, डी खत्म होगी तो बी आएगा, सॉरी, बी खत्म होगी तो डी आएगा। ठीक है ना? इसी तरह बी खत्म होगी तो ई आएगा। और एफ जो है वो सी और डी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आगे इनके डेज भी दे रहा है। ये डेज पे हम आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं। तो अब ये क्योंकि एक्टिविटी ऑन नोड है, तो ये आपका जो है वो मेथड एक्टिविटी ऑन नोड वाला इसने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। इसको आप एक्टिविटी ऑन एरो पे भी कर सकते हैं। एनी हो, वो बारी बारी प्रैक्टिस आएंगी। फाइनली शायद जो एंड पे हम अडॉप्ट करेंगे वो AON ही होगा। बट मेरे पास जो एग्जांपल्स हैं वो काफी सारी हैं, वो AOA पे भी हैं, तो हम उनको देखते जाते हैं। ओके, ये स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट, तो ए और बी ये पैरेलल चल रही हैं। ठीक है ना? अब ए और बी किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, तो पहले ए उसने लगाई, फिर बी लगाई। राइट, आगे चलते हैं। अब सी जो है वो ए पे डिपेंड कर रही है, तो ये देखें सी ए पे डिपेंड कर रही है। आपने इसको इसी तरतीब से बनाना है। अब ये जो डी है वो बी के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो आप, अच्छा दूसरी चीज आपने आगे भी जरा देख लेना है कि ये जो बी है, ये ई भी जो है वो बी पे डिपेंड कर रही है। तो बी से आपने 2 लाइनें निकाल देनी है, एक इधर एक इधर। ठीक है, एक डी की और एक ई की। राइट, अब फाइनली एफ जो है वो सी और डी दोनों पे डिपेंड कर रही है, तो ये आपकी एफ है। ठीक है, ये इधर से सी आ रहा है, ये डी आ रहा है, इन दोनों पे डिपेंड कर रही है। इस सारे नेटवर्क से हमें ये समझ आ रही है कि एफ कभी भी शुरू नहीं हो सकती जब तक सी और डी कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि सी और डी एक ही जितने दिन ले रहे हो। देखें, ये एक जितने दिन नहीं ले रहे। सी तो 6 दिन ले रहा है और डी सिर्फ 2 दिन ले रहा है, तो इसका मतलब डी ने 2 दिन में खत्म हो जाना है, लेकिन सी ने 6 दिन लेने हैं। इसका मतलब है कि दो, ये जो डी वाला है, देखें ऐसे ऐसे चीजें क्लियर हो रही हैं। जो लोग भी डी पे काम कर रहे हैं वो 2 दिन में काम खत्म करके 4 दिन के लिए फारिग बैठ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो लोग भी सी पे काम कर रहे हैं उनको 6 दिन लगाने हैं। क्यों? क्योंकि एफ जो है वो सी और डी दोनों के बगैर शुरू हो ही नहीं सकती। अब अच्छा, इसको हम दूसरी तरफ देखते हैं। अब एफ जब खत्म होगी और ई खत्म होगी तब प्रोजेक्ट का एंड होगा। अब मैं ई को देखूं तो वो 5 दिन में खत्म हो रही है, एफ को देखूं तो वो 8 दिन में खत्म हो रही है। इसका मतलब है कि ई आप 5 दिन में खत्म कर दोगे और एफ को आप लगाओगे 8 दिन। तो इसका मतलब टोटल ये है कि एफ को करने में 3 दिन एक्स्ट्रा चाहिए। इसका मतलब जो लोग ई पे काम कर रहे हैं वो 3 दिन फारिग बैठेंगे। अब ये देखें, सारी बातें नेटवर्किंग से क्लियर आती जा रही हैं कि लोगों को हमने फारिग, अभी मैं सिर्फ नेटवर्क ड्रा कर रहा हूं, अभी मैंने इस पे वर्क नहीं किया। अब मैंने अभी उस चीज को नहीं छेड़ा कि यार ये 3 दिन तो लोग फारिग बैठ जाएंगे, इनका क्या करना है, इनको कहाँ एडजस्ट करना है। मैंने उस चीज को, मैंने बाद में, ये मैं प्लानिंग की तरफ ऐसा ऐसा जा रहा हूँ। मैंने रिसोर्सेज को प्लान करना है, मैंने मैंस को प्लान करना है, मैंने मशीनरी को प्लान करना है। ठीक है, मैंने इन तमाम चीजों को टाइम के हिसाब से, और फिर मैंने कॉस्टिंग को भी देखना है, मैं किधर से बचत कर सकता हूँ। तो अभी जब आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे नेटवर्क ड्रॉ करने की, इन सारी चीजों को कैप्चर कर लेंगे, डेज को भी, तब आपको खुद ही अंदाजा हो जाना शुरू होगा कि यार कहाँ से मैं किस चीज को हटा के किस चीज पे लगा के काम को तेज कर सकता हूँ। ठीक है, अगेन मैं फिर वो एग्जांपल देता हूँ। प्रोजेक्ट एंड हो रहा है, इधर से एफ 8 दिन ले रहा है, ई 5 दिन में आ रहा है। ठीक है,
तो अब यहाँ 3 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं एफ को, तो मेरे पास वो 3 दिन का मार्जिन पड़ जाएगा। ठीक है, वो मैंने कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। सो दिस इज द सिंपल वे जिस तरह मैं नेटवर्क को यूज कर रहा हूँ। तो इसमें कुछ और बातें हैं कि ये जो बी है ये जब कंप्लीट होगी तो डी और ई शुरू होगी। दीज आर सिंपल थिंग्स जो आपको नेटवर्क से अब समझ आ रही हैं। अगर आप इस इंफॉर्मेशन, आपको ये टेबल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिलनी है, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को पकड़ के इस नेटवर्क को ड्रा कर लेते हैं तो आपका तकरीबन 40-50% प्रॉब्लम तो वैसे ही हल हो जाता है। राइट जी, आपके सामने एक टेबल है। अब ये ए ओ ए पे जरा ड्रा कर रहा है, यानी वो बारी बारी दोनों को देखता जा रहा है। चलें, अच्छा है, प्रैक्टिस को बारी बारी वो सारों को लेके आता जाए। आपकी एक एक्टिविटी ए, मेरा ख्याल है ये है, टेबल सेम है। एक दफा उसने ए ओ एन पे ड्रा किया है, अब एक दफा वो ए ओ ए पे ड्रा कर रहा है। चलें इसको हम देख लेते हैं, ये इस तरह ड्रा होगा। ठीक है, अब इसने एक्टिविटी देखें एरो पे लिखा हुआ है, पिछले केस में इसने एक्टिविटी को नोड पे लिखा था। मैं फिर बता रहा हूँ, फाइनली शायद हम ए ओ एन को ही अडॉप्ट करेंगे, बट हमें दोनों चीजों को पैरेलल सीखना चाहिए, फर्क कोई बहुत ज्यादा नहीं है चीजों में। तो ये इस तरह से बन रही है, देखें ए और बी अलग अलग हैं। सी जो है वो ए पे डिपेंड कर रही है, डी जो है वो बी पे डिपेंड कर रही है, और ई बी। तो यानी कि बी जो है वो दो में आ रही है, डी और ई। तो आपने बी से दो लाइनें निकालनी, एक डी की तरफ जाएगी एक ई की तरफ। लेकिन ये जो एफ है उसके लिए सी और डी दोनों चाहिए, तो ये सी आ रही है ये डी आ रही है, ये दोनों जब कंप्लीट होंगे तो एफ आ जाएगी। तो इसके बाद जब प्रोजेक्ट को एंड करना है तो एफ और ई दोनों ने करना है। ठीक है, ये जाके इसको एंड करेगी। अब आप नंबरिंग नोड पे कर रहे हैं लेकिन एक्टिविटी एरो पे लिख रहे हैं। ठीक है ना, इस केस में आपको नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप एक्टिविटी को नोड पे लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों में सिंपल डिफरेंस है। ए ओ एन में आपको नंबर लगाने की जनरली शायद किसी जगह लगाए भी हों बट जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप एक्टिविटी को नोड पे लिखते जाएं और उसको एंड करें। दिस इज समवट इजियर। एक्टिविटी ऑन एरो पे ये दिखने में इजी लग रहा है लेकिन बनाने में ये मुश्किल हो जाता है। आपको नंबर जो है वो नोड पे लगाने पड़ते हैं लेकिन एक्टिविटीज आपकी एरो पे आ रही होती हैं। लेकिन वो आपने सीक्वेंस वही रखना है कि कौन सी एक्टिविटी के बाद कौन सी आनी है और फिर हमने कहाँ पे जाके इसको एंड करना है। तो दैट वाज वन एग्जांपल। सर जी जी, इसमें जो नंबर्स हैं इसको लिखने का कोई स्पेसिफिक वे है या फिर जस्ट रैंडम लिखे गए हैं? यस, इसको लिखने का वे है। मैं एक मिनट वो स्लाइड देखता हूँ, शायद मेरे पास स्लाइड होनी चाहिए। मेरा ख्याल है वो लॉजिक वाली स्लाइड एक ही डली है, शायद इसमें मजीद एग्जांपल्स आनी थी, वो शायद मिस हो गई है। चलें खैर, वो हम बाद में देख लेंगे। मैं देखता हूँ शायद मुझे कहीं और स्लाइड मिल जाए। हाँ, दिस इज गुड क्वेश्चन, अच्छी बात है ये चीज़ यहीं पे डील हो जाए। एक्चुअली मैंने कुछ स्लाइड्स को मिलाया है आपस में, वो मिलाते हुए शायद कुछ स्लाइड्स मिस नहीं है। राइट, मेरे पास सामने नहीं है स्लाइड, लेकिन चलें हम ऐसा करते हैं फिर, ऐसे ही आपको मैं बता देता हूँ। राइट जी, इनका क्वेश्चन है कि जी ये नंबर लिखने का भी कोई तरीका होता है। इसमें आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है कि बाद में आने वाला जो नंबर है ना वो पीछे वाले नंबर से बड़ा हो। यानी कि 1 के बाद 2 आ रहा है तो 1 के बाद 3 आ रहा है, यानी 3 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह 3 के बाद 4 आ रहा है, आपने ये नहीं कर देना कि 2 को इधर लिख दिया और इधर 3 को लिख दिया और इधर 4 को लिख दिया।
इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो बाद में आ रहा है ना 3, ये 4 से बड़ा हो गया। तो आपने इस सीक्वेंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी कि 1 के बाद 2 आएगा, 1 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 के बाद 4 यानी बड़ा नंबर आना चाहिए, 2 के बाद 4 आना चाहिए, मतलब जरूरी नहीं तरतीब से हो। 2 के बाद 4 आ रहा है, इट्स ओके, यानी 3 नहीं है, 3 नीचे चला गया। ठीक है, इसको मैं जरा 1 मिनट दोबारा स्टार्ट करता हूँ, दोबारा शेयर करता हूँ। राइट, ये थी बनी हुई ओरिजिनल, यानी कि 3 आपने 4 की जगह अगर लिख दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, ठीक है, और यहाँ पे 4 लिख दूं, तो इसका मतलब है कि जो बाद में आ रहा है वो इसने पीछे वाले से जो है वो छोटा हो गया है, यानी कि 3 इधर आ गया, 4 पीछे चला गया। ये काम आपने नहीं करना, आपने उस सीक्वेंस को फॉलो करना है कि जो बाद में आने वाला नंबर है वो पीछे वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। ये जो 5 है, ये 4 के बाद आ रहा है, ये इससे बड़ा नंबर है। इसी तरह 5 3 के बाद आ रहा है, ये इससे बड़ा नंबर है। ठीक है, आपने 3 को इधर और 5 को इधर नहीं लगा देना। राइट जी, क्लियर है? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये रूल बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वो स्लाइड मेरे से मिस हुई है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, ए और बी दोनों प्रेसिडेंट्स हैं, मतलब ठीक है, ये डिपेंड नहीं करते पिछले, तो ठीक है, लिहाजा इन्हीं से स्टार्ट होगा हमारा प्रोजेक्ट या मतलब नेटवर्क। जी जी बिल्कुल। ए और बी वाकई आपस में डिपेंड नहीं करते, तो आपका प्रोजेक्ट ए और बी से ही स्टार्ट होगा। आप बी की जगह ए की जगह बी, यानी कि अगर आप नेटवर्क को और तरीके से ड्रा कर दें वो भी ठीक है। ये भी हो सकता था कि मैं नेटवर्क को, यानी कि मैं बी को इधर ड्रा कर रहा होता और फिर मैं इस बी के बाद डी को लेके आ रहा होता कहीं। ठीक है ना, इट्स ओके, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नेटवर्क आप डिफरेंट तरीके से ड्रा कर सकते हैं, बट कुछ बेसिक बेसिक से प्रिंसिपल्स होते हैं, आपने वो ध्यान में रखने हैं। एक तो आपने इस टेबल को फॉलो करना है जो ऊपर है, ठीक है, इसको एग्जैक्टली फॉलो। आप इसको पीछे लेफ्ट साइड पे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इधर बना रहे हैं, आप इधर भी बना सकते हैं, इट्स ऑन टू यू। ठीक है ना, आप स्टार्ट इधर करके और पीछे लेफ्ट साइड पे जाके एंड कर सकते हैं, इट्स ऑन टू यू। नेटवर्क आप अपनी मर्जी से बनाएं, बट जो दो बेसिक बेसिक से प्रिंसिपल्स हैं उनको आपने देखना है। एक तो मैंने नंबरिंग वाला बताया, अगेन मैं बता देता हूँ। फर्ज करें कि आप इधर 4 लिख देते हैं और इधर 3 लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि एरो की डायरेक्शन 4 से 3 की तरफ जा रही है। अब 3 जो है वो 4 से छोटा नंबर है, ठीक है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। आपने एरोस की डायरेक्शन में जब नंबरिंग लगा रहे हो तो आपने ये देखना है कि जो बाद वाला नंबर आ रहा है वो पीछे वाले नंबर से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, ये 2 है, इसके बाद 4 है, इट्स करेक्ट। ठीक है ना, लेकिन अगर यहाँ पे ये 3 है, ये इसके बाद 4 आ रहा है, इट इज करेक्ट। लेकिन अगर 4 यहाँ होता और 3 यहाँ होता तो फिर वो इनकरेक्ट हो जाता। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जिस तरह आप नंबरिंग का बता रहे हैं, स्टार्ट में आपने नेटवर्क करवाया था उसमें जो 6 था सर वो 5 से पहले आ रहा था, लेकिन इस यस तरह बिल्कुल, और आपको याद होगा मैंने बिल्कुल, इनका बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब आप बड़े गौर से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, इन्होंने जो बात की बिल्कुल ठीक की। जी, ये इस फिगर राइट, इसी का जिक्र कर रहे हैं ना आप? जी ठीक है सर इसी जी, आपको याद होगा जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक जगह पे बीच में कहा था कि मुझे इसमें कुछ गलती लग रही है, ठीक है ना, लेकिन मैं फिलहाल इंटरप्ट नहीं कर रहा क्योंकि उस वक्त मैं आपको इंटरप्ट करता तो वो आपके लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। बिल्कुल ठीक बात है कि जी ये जो 5 है ये बाद में आ रहा है 6 के, और ये एक गलत नेटवर्क ड्रा हुआ है। ठीक है ना, ये जहां से भी जैसे भी ड्रा हुआ है ये गलत हुआ है। आप 6 को इधर लिखें और 5 को लिखें, यानी कि 5 इधर होना चाहिए और 6 इधर होना चाहिए। तो ये नेटवर्किंग में गलती है, ये मैंने उस वक्त मेंशन कर रहा था, लेकिन अब उस वक्त अगर मैं इसको पकड़ता तो, क्योंकि आप बड़ी इनिशियल स्टेज पे चल रहे थे, तो आपको वो वहीं पे प्रॉब्लमेटिक हो जाना था। तो यस, ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। ओके जी, इट्स गुड के कुछ लोग इसको बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, और यकीन करें ये आपको ही फायदा देगा आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा। यू विल लर्न समथिंग। आपको पढ़ाते हुए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, छोड़ो यार जाने दो बस, ठीक है, और आपको हम पढ़ा भी सकते हैं अच्छे तरीके से। अभी शायद आपको ट्रबल होती होगी यार, ये बहुत पढ़ा देता है बंदा, ठीक है, बट ए टाइम विल कम व्हेन एवर यू विल फील के यार वो जो पढ़ा रहा था बंदा वो हमारे साथ ठीक था। तो आपको जो लोग पढ़ाते हैं सिखाते हैं, कोशिश करें आप उसके ऊपर तवज्जो दें, लर्न करें। आज वो आपको बुरे लग सकते हैं, बट आने वाले टाइम पे आप उन्हीं को बेहतर कहेंगे।
खैर इट्स ओके। एग्जांपल 1 ए सिंपल नेटवर्क डायग्राम। अब ये बड़ी आसान सी है क्योंकि मैंने इसको सब्सिक्वेंटली बनाया है आसान से मुश्किल की तरफ। तो इसमें सिर्फ 4 एक्टिविटीज हैं। बाई प्लास्टिक बॉडी। अच्छा आपने इसमें ना टेक्निकली देखेंगे तो शायद बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन मैं इसमें टेक्निकली कुछ नहीं देख रहा, मैं सिर्फ आपको नेटवर्क बनाना सिखा रहा हूँ। अब कहता है कि जी एक्टिविटी ये है जी आपने प्लास्टिक की बॉडी खरीदनी है, दूसरा आपने डिजाइन करने हैं कंपोनेंट, तीसरा आपने उनको बनाना है और चौथा आपने असेंबल करना है। यानी कि आप कोई गाड़ी शाड़ी कुछ भी बना रहे हैं, प्लास्टिक की कोई चीज बना रहे हैं, तो प्लास्टिक पहले आपको खरीदना पड़ेगा, फिर आपको डिजाइन करना पड़ेगा। अब जब आपने कंपोनेंट बनाना है यानी आपने सी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए बी का होना जरूरी है, ठीक है ना, यानी डिजाइन होना जरूरी है। अब टेक्निकली देखा जाए तो जी बी के लिए सी के लिए ए का होना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगेन वही बात है कि यहाँ पे टेक्निकली आपको गलतियां मिलेंगी। टेक्निकली नहीं, हम ये सब्जेक्ट को हम उस तरह से टेक्निकली नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ यहाँ नेटवर्क बनाना सीख रहे हैं एक जनरल एग्जाम्पल से, ठीक है ना। तो यस ये क्वेश्चन रेज होगा कि जी सी के लिए बी का होना तो जरूरी है लेकिन ए का होना भी जरूरी है, बिल्कुल होना जरूरी है, बट जस्ट इग्नोर इट। हम फिलहाल सिर्फ इसको लर्न कर रहे हैं कि नेटवर्क कैसे बनना है। उसके बाद जी डी है जी असेंबल प्रोडक्ट, और उसके लिए ए और सी दोनों का होना जरूरी है। डेफिनेटली प्लास्टिक होगा, कंपोनेंट बनेंगे तभी आप उसकी असेंबलिंग करेंगे। तो ये आप में से हर कोई बना सकता है, बड़ा सिंपल सा तरीका है जी। आपने इसको, मैं बल्कि पहले आपको रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ कैसे बनाया है इसने। ये बनाया है, ठीक है। 1 जो है नेटवर्क ऑफ फोर एक्टिविटीज, ठीक है। 1 जो है उसके बाद 3, ये पूरा नेटवर्क बन गया, ठीक है। यानी कि ए, अच्छा ये बनाया है AOA पे यानी एक्टिविटी ऑन एरो पे। ए जो है वो कंप्लीट होगा तो डी कंप्लीट, यानी डी तब शुरू होगा जब ए कंप्लीट होगा। सी जो है वो बी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और डी जो है वो दोनों पे कर रहा है, ए पे भी और सी पे भी। दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल नेटवर्क। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि ज्यादा। आर्क्स जो है वो इंडिकेट करती हैं एक्टिविटीज को, आर्क्स इसने इन एरोस को ही कहा है, ये आपकी एक्टिविटीज को शो करती हैं। और ये जो नोड है ये शो करते हैं इवेंट। हम माइक बंद कर दें अगर क्वेश्चन नहीं पूछना तो। ये जो नोड्स हैं ये इवेंट को शो करते हैं, ठीक है ना। और इवेंट क्या होता है, इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग और बिगिनिंग ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है ना। ये माइक को बंद रखें नहीं तो मुझे फिर जो है ना वो वापस जाके आपके माइक को बंद करना पड़ता है। हुरैरा हसन आपका माइक ऑन है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। नो सर, वैसे गलती से हो गया। ओके एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये पूछना था कि हमारे मिड टर्म कब होंगे और ऑनलाइन होंगे या ऑन कैंपस होंगे? ऑनलाइन तो मुश्किल है, कब होंगे इसका मुझे नहीं पता। ओके राइट जी, ये आपकी नेटवर्क 4 एक्टिविटीज का, ये मैंने साथ से टेबल भी ड्रा किया हुआ है, ठीक है। यानी कि ए जो है, बी, ये इंडिपेंडेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट है। जब बी खत्म होगी तो सी शुरू होगी, लेकिन जब ए और सी दोनों खत्म होंगी तब डी आएगी। तो दिस इज द टेबल जो इसके साथ ही ड्रा हुआ है, और दिस इज नेटवर्क डायग्राम। राइट जी, ये नेटवर्क है जी जो आपने ड्रा करना है। अब यहाँ मेरा दिल तो कर रहा है कि ये मैं एक्टिविटी आपको दूं करने के लिए, लेकिन इशू ये है कि अब हम क्लास में नहीं हैं एंड इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। राइट, चलें हम इसको जरा देख ही लेते हैं। एक्टिविटी है जी ABCDEFG, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 एक्टिविटी हो गई। ए और बी किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन सी जो है वो बी पे डिपेंड कर रहा है, डी जो है वो ए और सी दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ई सी पे डिपेंड कर रहा है, एफ भी सी पे डिपेंड कर रहा है, और जी जो है वो DEF जब तीनों कंप्लीट होंगे तब जी चलेगा। ओके इसको हम देख लेते हैं। ये है जी एक्टिविटी का नेटवर्क। ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए और बी इंडिपेंडेंट है। दिस इज AOA नेटवर्क अगेन,
एक्टिविटी ऑन एरो, ए और बी है, ठीक है। अभी एक्टिविटी ऑन नोड की भी एग्जांपल्स आती जाएंगी, परेशान नहीं होना, वो भी हम बहुत सारी करेंगे। सी जो है वो बी के बाद आएगी, सी बी के बाद आ रही है, ओके। डी जो है वो ए और सी के बाद आएगी। अब ये जो डी है ना, ये ए और सी के बाद आएगी, यानी ए कंप्लीट होगी, सी कंप्लीट होगी, तब डी आएगी। अब इशू पता है क्या है, ये 5 पे जाके ना, जब आप 5 पे पहुंचते हैं, यानी जब सी को कंप्लीट करते हैं, तो बेसिकली एक्टिविटी कोई नहीं है, इस वजह से इसको एक डमी लाइन लगानी पड़ी है, ठीक है ना। डमी लाइन की वजह से यहां पे हमें क्या शो हो रहा है कि जब डी तब शुरू होगी जब ए कंप्लीट होगी और सी कंप्लीट होगी, ठीक है, ओके। ये जो ई है ये सी के बाद कंप्लीट होनी है, ठीक है, यानी ये जो ई है इसने सी के बाद कंप्लीट होना है, ओके। ये शायद पूरी नहीं बनाई, आगे बनाई होगी, मैं देख लेता हूँ। यस, यहाँ पे ये पूरी बनाई है। राइट, अब जरा इसको देखें, ए और बी इंडिपेंडेंट है, सी ने बी के बाद आना है, डी ने ए और सी के बाद आना है, ठीक है। अब ये जो डी है ये ए के बाद तो आ रही है, लेकिन सी से डी स्टार्ट करने के लिए एक डमी एक्टिविटी डाल दी। डमी एक्टिविटी का मतलब है कि जी डी तब स्टार्ट होगी जब ए खत्म होगी और जब सी खत्म होगी, ये डिपेंडेंसी को शो कर रही है, ओके। ये जो ई है और ये जो एफ है, ये ई जो और एफ ये दोनों तब स्टार्ट होंगी जब सी खत्म होगी, तो ये सी से दो लाइनें हमने निकाल दी ई और एफ की, ओके। फाइनली ये जो जी है इसके लिए डी ई और एफ तीनों का कंप्लीट होना जरूरी है, तो ये देखें जी डी आ रही है, ई आ रही है और एफ आ रही है, तो इसके लिए जी का कंप्लीट होना जरूरी है। इसमें ना इसने गलती की है, ये जो लाइन है ये वाली लाइन ये गलत लगाई है, दिस इज डमी एक्टिविटी, यहाँ पे डमी आनी चाहिए एक्टिविटी, ठीक है। अभी मेरे पास शायद हो ही है। चलें खैर, हम बाद में डालूंगा। यहाँ पे 6 और 7 के 6 और 4 के दरमियान में 6 और 4 यानी कि ये जी तब शुरू होगी जब डी कंप्लीट होगी, ई कंप्लीट होगी और एफ कंप्लीट होगी, ठीक है। जी तब शुरू होगी जब डी कंप्लीट होगी, ई कंप्लीट होगी और एफ कंप्लीट होगी। तो बेसिकली ये जो एफ है इसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं है, तो 6 से 4 की तरफ एक डमी एक्टिविटी आएगी, एक डॉटेड लाइन आएगी, ठीक है ना, तब ये जी स्टार्ट होके खत्म होगी, ठीक है। ये यहाँ पे इसने ये वाली लाइन लगाई हुई थी, ये वाली जो मैंने हटाई है, बेसिकली ये लाइन यहाँ पे नहीं आती, ये बोल्ड लाइन नहीं आती, ठीक है। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आएगी। तो अगर किसी को ये समझने में कोई एक्सक्यूज मी प्रॉब्लम सर, है तो बताएं। जी जी, सर ये देखें उसमें फिर उसमें वही मिस्टेक हुई है, यानी कि 5 के बाद 4 आ रहा है। यस 5 के बाद ये डमी एक्टिविटी भी नहीं है, यस ये फिर मिस्टेक है, ये फिर मिस्टेक है यहाँ पे। और ये मिस्टेक यहाँ पे आगे स्लाइड्स आ रही हैं जहाँ पे बताया भी हुआ है शायद कहीं। चलें खैर, इट्स ओके, कोई नहीं। बेसिकली शायद वो नेटवर्क यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है, उसने उस चीज को इतना नहीं देखा। ये 4 जो है इसको 5 की जगह पे, बल्कि इस 4 को यहाँ 3 की जगह पे आना चाहिए, 3 को नीचे आना चाहिए और 5 को आगे आना चाहिए, ठीक है ना। ये बिल्कुल वाकई गलती हम ठीक कर भी सकते हैं। यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए और यहाँ पे 3 होना चाहिए। राइट जी, अब ये ठीक है। अभी देखें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। सर पीछे वाली स्लाइड निकाल लो। ये वाली स्लाइड, सर हाँ नीचे इसको भी चेंज करना पड़ेगा।
ओके जी, राइट जी, होपफुली। अच्छा, यहाँ पे जो 6 और 5 के दरमियान में ना यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आती है जो मुझे अभी मिल नहीं रही, नहीं तो मैं यहाँ लगा देता। एक्सक्यूज मी सर, जो एफ वाली लाइन है वो हम डायरेक्ट 5 से नहीं मिला सकते थे? एफ वाली लाइन हम डायरेक्ट 5 से नहीं मिला सकते ना, एफ तो एक अलग से एक्टिविटी है, और एक एक्टिविटी की सूरत में ये पहले ही 5 से मिली हुई है। ई डबल लाइन तो नहीं, आप यानी कि एक ही आपको फिर एरो पे दो एक्टिविटीज शो करनी पड़ती, उसका मतलब कुछ और बन जाता फिर, ठीक है ना। ये दोनों देखने अलग अलग एक्टिविटीज हैं, ई और एफ दोनों अलग अलग एक्टिविटीज हैं। अगर आप इनको एक ही लाइन पे शो कर देते 3 से 5 की तरफ, आप ये कह रहे हैं ना 3 से 5 पे हम डायरेक्ट एक लाइन लगा देते, तो वो तो हमने पहले से लगाई हुई है ई की शक्ल में। अगर आप उसी लाइन के ऊपर एफ लिख दें तो उसका मतलब कुछ और बन जाएगा, ठीक है। एफ एक अलहदा से एक्टिविटी है, मतलब इसका भी यही बना, बट अलहदा रखने का मकसद ये है कि ई और एफ दोनों अलग एक्टिविटीज हैं। यहाँ हम जब इसको डॉटेड लाइन से जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये है कि जी जो है वो ई और एफ दोनों पे डिपेंड कर रहा है, बट ई और एफ एक्टिविटीज दोनों अलग हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। अच्छा, बिल्कुल, ये आगे कुछ रॉन्ग एंड राइट लिखी हुई हैं जी। कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं, ये शायद वही स्लाइड्स थी जो मैं ढूंढ रहा था और ये थोड़ा सा आगे करके आई हैं। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक दफा और फिर हम क्विज की तरफ जाएंगे। ये कुछ हैं रॉन्ग एंड राइट लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने ये जो अभी क्वेश्चन पूछा था वो चीज बिल्कुल यहाँ पे सामने आ गई कि हम डायरेक्ट, अब यहाँ पे देखें एक 1 और 2 यानी ए और बी दो एक्टिविटीज हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने ये पूछा था कि हम दो लाइनें लगा के, जैसे ये इसने ये शो किया तो ये रॉन्ग है। इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप ये शो कर रहे हैं कि ए और बी एक जैसी एक्टिविटीज हो गई हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, हो सकता है ए ज्यादा दिन ले रही हो, बी कम दिन ले रही हो, या बी ज्यादा दिन ले रही हो, ए कम दिन ले रही हो। तो इसका मतलब ये जो हमने पहले ये फिगर बनाई है, बल्कि चले मैं इसको आपको पेन से शो कर देता हूँ। ये जो हमने फिगर बनाई है फिर ये गलत हो जाती है। इसका सही तरीका ये है कि आप ए को अलग शो करें, बी को अलग शो करें, ठीक है। और अब क्योंकि हमारे पास आगे प्रॉब्लम ये है कि जब 3 पे हमने पहुंचना है तो ए और बी दोनों का कंप्लीट होना जरूरी है, हमने ये भी शो करना है। तो फिर हमने एक डमी एक्टिविटी लगा दी। अगर आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही हो, ये डमी एक्टिविटी शो करती है कि ए और बी खत्म होंगी तो 3 से आगे हम कहीं चलेंगे, अदरवाइज हम नहीं चल सकते। लेकिन इस तरह लगाने का मतलब है, ये जो ये लगाई हुई है कि ए और बी जो है वो टाइम भी सेम ले रही हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, एक अलग एक्टिविटी और बी एक अलग है। इसी की एक एग्जांपल आपको यहाँ पे भी मिल जाती है कि यहाँ अगर आप देखें आपके पास 4 एक्टिविटीज हैं, एक इंस्टॉल मशीन है, एक हायर ऑपरेटर है, एक इंस्पेक्ट मशीन है और एक ट्रेन ऑपरेटर है। अब इसके अंदर ये शो हो रहा है कि जब आप मशीन को इंस्टॉल करेंगे और जब आप ऑपरेटर को हायर करेंगे, जब ये दोनों एक्टिविटीज कंप्लीट होंगी तब आप मशीन की इंस्पेक्शन करेंगे और तब आप ट्रेन करेंगे ऑपरेटर को। हालांकि ऐसा नहीं है। बेसिकली आपके जो हायर ऑपरेटर और इंस्टॉल मशीन ये दो एक्टिविटीज हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक डमी लाइन लगा देंगे। इस लाइन का ये मतलब है कि ये जो इंस्पेक्ट मशीन है ये किसी सूरत में हायर ऑपरेटर पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। मशीन की इंस्पेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं होता हायर ऑपरेटर। इसके अंदर ये शो हो रहा है, इसके अंदर ये शो हो रहा है कि ये दोनों जब कंप्लीट होंगी तब ये दोनों चलें, यानी ये दोनों इंस्पेक्ट मशीन और ट्रेन ऑपरेटर दोनों डिपेंडेंट है इंस्टॉल मशीन और हायर ऑपरेटर पे। हालांकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली आपकी जो इंस्पेक्ट मशीन है वो डिपेंडेंट है सिर्फ इंस्टॉल मशीन पे, ठीक है। वो ऑपरेटर की हायरिंग पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ट्रेन ऑपरेटर जो है उसके लिए मशीन इंस्टॉल भी होनी चाहिए और ऑपरेटर भी हायर होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ इसने एक डमी लाइन लगा दी है। ये डमी लाइन एक्चुअली एक्टिविटी नहीं है, बट दिस इज जस्ट शोइंग द डिपेंडेंसी कि अगर आपने ऑपरेटर को ट्रेन करना है तो ये दोनों एक्टिविटीज पूरी होनी जरूरी है। लेकिन अगर आपने मशीन को इंस्पेक्ट करना है तो ये नीचे वाली एक्टिविटी का पूरा होना जरूरी नहीं है, सिर्फ इंस्टॉल मशीन भी हो तो चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह की एग्जांपल ये, जी जी सर टाइम हो गया ना क्विज का? हाँ, मैं करता हूँ, एक मिनट इसको जरा खत्म कर लें, अभी मैंने क्विज को ओपन नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास ए बी सी 3 एक्टिविटीज हैं। इस फिगर में ये शो हो रहा है कि ये तीनों खत्म होंगी तो डी और ई स्टार्ट होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको शो करना गलत हो सकता है। एक्चुअली ऐसा है कि ये जो ई है ये डिपेंड कर रही है ए और बी पे सिर्फ, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे साथ मेंशन कर रहा है कि एक्टिविटी सी जो है वो ई के लिए नहीं चाहिए,
तो इसने एक अलग बना दिया इधर से ई, अब ये शो कर रहा है ई ए और बी पे डिपेंड कर रही है बट सी पे नहीं कर रही, लेकिन ये जो डी है ये तीनों पे डिपेंड कर रही है, ए पे भी, बी पे भी और सी पे भी, क्योंकि ये एक डमी एक्टिविटी का एक एरो है। ठीक है, तो ओके, यहां तक मैं इसको फिलहाल खत्म कर रहा हूँ। स्टिल अभी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने वाली हैं, आपने उनको देखना है। ठीक है, आपने जितना मैंने आज आपको पढ़ाया है इसको आपने प्रैक्टिस करके आना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। मैंने इससे आगे चलना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगा, अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको पूछ सकते हैं, आप उसको दोबारा से देख सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं, इट्स ऑन टू यू। तो मैं आपको इसकी तरफ जा रहा हूँ। पहले तो मुझे आपने ये बताना है कि जी मेरे पास एक जुल्करनैन शबीर की आई है रिक्वेस्ट हो, क्या अगर वो अभी हैं तो रिस्पॉन्ड करें मुझे। जी जुल्करनैन शबीर साहब कोई हैं तो मुझे रिस्पॉन्ड करें अगर वो इस वक्त क्लास में हैं तो, अदरवाइज मैं रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करूंगा। जी एनीवन जुल्करनैन शबीर, ओके। अब आपकी जो भी रिक्वेस्ट आएंगी जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करेंगे मैं उसको अप्रूव नहीं करूंगा। ओके, यू हैव 12 मिनट्स टू सॉल्व द क्विज। जब मैं इसको शेयर करूंगा आपके पास 12 मिनट्स होंगे। अगेन द रूल्स आर सेम कि आपको क्विज नजर आएगा और आपने इसको 12 मिनट में अगर सॉल्व नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। 24 टुडे, और हम इसको राइट जी। वंस अगेन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है क्विज के हवाले से या एडमोडो की क्लास ज्वाइन करने के हवाले से तो वो मेरे से डिस्कस कर ले, इसके बाद मैं इसको शेयर कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर वो मैंने ना अपने रोल नंबर के आगे ना अपना नाम भी लिख दिया था, तो वो एडिट करके तो कोई इशू तो नहीं होगा? हाँ इट्स ओके, वो मैं देख लूंगा। क्या रोल नंबर है आपका? सर 377 2019 में 377। चलिए मैं देख लेता हूँ। और कोई ये जो जिन्होंने जुल्करनैन शब्बीर साहब अगर ये हैं तो अभी भी रिस्पॉन्ड करें।
ओके, आप ना अपने एडमोडो के पेज को रिफ्रेश करें ऊपर से, तो आपको ये क्विज शो होना चाहिए। अगर शो हो रहा है तो मुझे रिस्पॉन्ड कर दें और आप स्टार्ट कर दें। यस सर, हो रहा है। ओके जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन द मीन वाइल अगर कोई और ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे बता दे, स्पेशली जिनकी रिक्वेस्ट आई हुई है।